अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल फॉर एवर्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीशा का एक कंप्लीट नावल तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया बाय अरीशा। दुआ पेपर लिख लिया। हाल में मुकम्मल खामोशी थी, इसलिए जरा जरा सी आवाज भी बहुत सारी आवाज पैदा कर रही थी। सादिया की आवाज ने सर रफीक को मतवज्जो किया। सादिया कोई मसला है? सर ऊंची आवाज में बोले। नहीं सर, मैं तो दुआ को कह रही थी कि मेरी पेंसिल वापस करे। सादिया ने खड़े होकर ताज़ा ताज़ा बहाना बनाया। सादिया मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी सीट चेंज करवा दूं। सर रफीक गुस्से से बोले थे। जी सर। सादिया मुंह बसूर कर वापस बैठ गई, जबकि दुआ आगे पीछे से बेनियाज। इसका सारा ध्यान पेपर पर था। दुआ तुम्हें थर्ड क्वेश्चन आता है कि नहीं? साइमा बोली थी। शुक्र है सर रफीक का ध्यान इनके मोबाइल पर था। अरे यार नहीं आता मुझे। दुआ ऊंची ऊंची आवाज में बोलती उठकर खड़ी हो गई थी। सर ने चश्मे के पीछे से दुआ को छांछती नजरों से देखा था। यार नहीं आता मुझे, मगर मजाल है अपने साथ साथ मेरा पेपर भी खराब करवाओगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम दोनों की हेल्प कैसे करूं। आज अगर मैं तुम लोगों को अपना पेपर दिखा भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम लोगों को आगे की जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हर जगह नकल मार के पास होना है? दुआ मुंह पे दुनिया जहां की मासूमियत लिए झूठे आंसू बहाती अपना पेपर सर रफी के टेबल पर रखकर एग्जाम हॉल से बाहर निकल गई थी, जबकि सादिया और जायमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दुआ की बच्ची, खुद तो इसने पहला दूसरा चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछ कर लिखा और मुझे कहा कि इसे थर्ड क्वेश्चन आता है। अपनी बारी पर देखा कैसे नाटक करके निकल गई। बाहर निकलती सादिया ने जायमा को बताया था पहला दूसरा चौथा क्वेश्चन तुमने बताया, जबकि पांचवा छठा और सातवां इसे मैंने बताया है। वो कह रही थी कि इसे तीसरा आता है, तीसरा लॉन्ग है। इसके बदले में वो 3 सवालों के जवाब मांग रही थी और मैंने दे दिए। एक बात तो पक्की है, जिंदगी में कभी इसकी मदद नहीं करूंगी। सादिया ने कहा, एक बार ये लड़की मेरे हाथ लगे फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इस ढूंढते हुए वो कैंटीन में आ गई थी। देखा तो वो सामने बैठी 3 बर्गर्स और 3 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए बैठी हुई थी। आओ तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। आज तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद की। पेपर में मैंने सोचा कि तुम लोगों को छोटी सी ट्रीट दे दूं। दुआ बोले जा रही थी। दुआ के दिमाग में हत्थे की घंटी बजी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मुझे तीसरे सवाल का जवाब नहीं आता था। अब तुम दोनों से छुपा थोड़ी है, मुझे बाकी सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। दुआ ने सच बताना बेहतर समझा, जबकि सादिया और साइमा अब भी से घूर रही थी। देखो तुम दोनों खाते खाते भी तो मुझे घूर सकती हो ना। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, अब मान जाओ ना यार। दुआ ने रोती शक्ल बनाई जिसपे सादिया और साइमा दोनों हंस दी थी। अगर आज तुमने ये ट्रीट ना दी होती दुआ तो कसम खाकर कहती हूँ तुम्हारा कत्ल कर देती, साइमा ने कहा। खाते खाते वो बातों में मसरूफ हो गई थी जब कॉलेज का पियून दुआ के पास आया था। दुआ बाजी, आपके अब्बू बाहर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। पियून बताकर चला गया। ठीक है यार, अब मंडे को मुलाकात होगी। वो सादिया और जायमा को खुदाफिज कहकर चली गई थी। अभी सादिया और जायमा बर्गर खाकर बैठी हुई थी कि कैंटीन के वर्कर ने इनके टेबल पर आकर बिल रखा। अरे ये बिल दुआ देकर गई है ना? सादिया ने कहा था। नहीं मैम, उन्होंने कहा था कि बिल इनकी बेवकूफ़ सहेलियां देंगी। इसकी बात पर सादिया और जायमा का मुंह खुला का खुला रह गया। अब मंडे को दुआ का कत्ल यकीनी था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा मुंह ना खुलवा पाओगे मुस्तफ़ा हैदर। यासर खान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यासर खान, तुम अभी तक मुस्तफ़ा हैदर को समझ नहीं पाए। लबों पे शातराना मुस्कुराहट लिए मुस्तफ़ा इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम ठीक कहते हो मुस्तफ़ा हैदर, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? यासर एक अलग अंदाज में बोला था। मेरी कीमत तुम जैसे चमचे अदा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा के लबों से मुस्कुराहट अब भी जुदा ना हुई थी। हाँ हाँ हाँ, तुम गलत सोचते हो मुस्तफ़ा हैदर। अभी तक इस केस के बारे में तुम सिर्फ जानते हो या तुम्हारे अंदर काम करने वाले कुछ और लोग। मैं तुम्हें इस केस को बंद करने की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। यासर खान ने इसे लालच देने की कोशिश की थी। बोलो मेरी आज़ादी की कीमत क्या है? बस तुम्हारे बॉस का नाम। मुस्तफ़ा ने फौरन कीमत बता दी। हाँ हाँ हाँ, और तुम जानते हो कि ये तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। यासर कहकर लगाकर हंसा था। लेकिन तुम नहीं जानते कि मुस्तफ़ा हैदर जान कर रहता है। मुस्तफ़ा ने उठकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यासर गुस्से से दहाड़ा था। और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं तुम जैसे कुत्तों को सीधा कर चुका हूँ। और मैं तुम जैसे कितनों को सीधा कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया था। तुम मेरी जुबान कभी भी नहीं खुलवा पाओगे, यासर खान बोला था। मैंने कहा ना यासर खान, अभी तक मुझे ठीक से जानते नहीं। अगर मैं ये जुबान नहीं खुलवा पाया तो ये जुबान काट दूंगा। और एक लम्हा जाया के बगैर अपनी जेब से तेज धार का चाकू निकाल कर इसका हाथ टेबल पर पटकता
इसकी छोटी उंगली काट चुका था। यासर खान दर्द से बिलबिला उठा। तुम्हारे पास 10 दिन है यासर खान, 10 दिन में अपनी जुबान खोल दो वरना हर दिन तुम्हारी एक उंगली कटेगी और 10 दिन के बाद तुम अपने हाथों से कोई भी काम नहीं कर पाओगे। फिर क्या उखाड़ लोगे अपनी जुबान से? शातराना मुस्कुराते हुए मुस्तफा बाहर निकल गया था। बाहर आया तो रियासत पर इसकी नजर पड़ी। चचा रियासत थाने की सफाई करने आते थे, लेकिन बहुत दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहे थे। आज इन्हें देखता वो इनके करीब आ गया था। अरे चाचा, बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अकेले चाय पीते मजा नहीं आता। आप तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर चाचा बाहर निकल गए थे। रियासत चाचा हमेशा ये सोचकर हैरान होते थे कि इस थाने के बाकी सब इंस्पेक्टर इनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इंस्पेक्टर मुस्तफा हैदर रोज इनके साथ चाय पीता था और इसके अलावा भी इसकी बहुत मदद करता था। मुस्तफा हैदर मुजरिमों के लिए जितना सख्त तबीयत था, अपनों के लिए इतना ही नरम दिल रखता था। पर अब इसका अगला केस यासर खान था, जो एक बहुत बड़े स्मगलिंग गैंग में शामिल था और मुस्तफा का मकसद इसका मुंह खुलवाकर इसके बॉस तक पहुंचना था। आज क्या करके आई हैं दुआ आप? पापा इसकी हंसी देखकर पहचान गए थे। हा 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 हा। पापा, आज मैंने सादिया और साइमा को फिर से बेवकूफ बना दिया। दुआ ने हंसते हुए बताया था। और आपने ऐसा क्यों किया? पापा ने पूछा। क्योंकि वो मेरी पेपर में मदद मांग रही थी। जुआन जो जो आप मासूमियत से क्योंकि वो पेपर में मेरी मदद मांग रही थी। दुआ ने मासूमियत से बताया था। तो वो आपकी सहेलियां हैं, आप इनकी मदद कर देती? पापा ने समझाते हुए कहा। पापा, अगर मुझे खुद आता तो जरूर करती। उन्होंने भी तो मेरी बहुत सारी मदद की थी। दुआ ने सच बताया। और इन दोनों ने आपकी क्या मदद की थी? सादिया ने मुझे पहला, दूसरा, चौथा सवाल बताया, जबकि जाइमा ने मुझे पांचवा, छठा सवाल बताया था। बहुत हेल्प हो गई आज मेरे पेपर में। अफसोस में इन दोनों की कोई हेल्प नहीं कर पाई। यानी कि आपको 7 सवाल नहीं आते थे पेपर के। पापा को हैरत नहीं हुई थी। वो केमिस्ट्री में हमेशा से कमजोर थी। नहीं बाबा, मुझे एक भी नहीं आता था। सारा आउट ऑफ बुक था। जो मैंने पढ़ा इसमें से एक भी नहीं आया था। हमेशा वाला बहाना बनाकर दुआ एक तरफ हो गई थी। अच्छा ठीक है, आप अपनी माँ को मत बताना, वरना फिर से डांटना शुरू कर देंगी। प्लीज पापा, धमकी तो सच्ची दिया करें। चप्पल से कोई डांटता नहीं है, मारता है। दुआ ने मुंह बनाकर कहा था। और सुल्तान साहब की 19 साल बेटी आज भी अपनी माँ से मार खाती थी। सुल्तान साहब इसे बचपना, जबकि हाजरा बेगम पागलपन कहती थी। हाजरा बेगम और सुल्तान साहब की एक ही इकलौती बेटी थी, जिसे वो दोनों ही बहुत मोहब्बत करते थे। जबकि इनके बाकी खानदान का दुआ का कोई अता पता न था। वो हमेशा अपने बाबा से अपने खानदान के बारे में पूछती। बाबा कह देते कि इसकी ताया ताई हैं, लेकिन इनके बारे में बताते कुछ भी नहीं थे। इनकी दोनों सहेलियां अपने कजन के किस्से सुनाती थी। इसे बहुत शौक था कि इसके भी कजन हों, जिसके साथ खूब मस्ती करे। बहन भाई इसका कोई वैसे भी नहीं था। जब जाइमा और सादिया इसे अपने कजन और बहन भाइयों की कहानियां सुनाती तो इसका दिल करता कि अपने लिए किराए पर अपने लिए बहन और भाई और कजन खरीद ले, जिसके साथ खूब मस्तियां करे, फिर इनकी शरारतें अपने सहेलियों को सुनाए। इसे बहुत अच्छा लगता था। इसके दिल में ख्वाहिश जागती, काश इसके बहन भाई और कजन होते, जिनके साथ मिलकर ये खूब मस्तियां करती। लेकिन इसकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रही थी। आज यासर खान को पकड़े 30 दिन हो चुका था और तीसरी उंगली कटते ही इसकी जुबान खुल चुकी थी। मेरे बॉस का नाम तारक भट्टी है और वो इस हफ्ते पाकिस्तान से दुबई लड़कियां स्मगलिंग करने वाला है और हर हफ्ते मंगल के दिन तकरीबन 10 से 15 लड़कियां दुबई भेजता है। इन लड़कियों में 15 से 35 साल की लड़कियां और औरतें भी शामिल हैं। इसकी बात सुनकर मुस्तफा को मजीद गुस्सा आ रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वह यासर खान का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इसे और भी इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। और तुम लोग ये सारी लड़कियां कहाँ से लाते हो? मुस्तफा ने मजीद पूछा था। हमारे गैंग में 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जो अफेयर्स चलाते हैं और रातों रात लड़कियों को भगा कर ले आते हैं। इसके अलावा संसान सड़कों पर चलने वाली लड़कियां, ज्यादातर कॉलेजों और स्कूलों से छुट्टी के वक्त अगवा होने वाली लड़कियां या रोजगार के लिए भटकने वाली लड़कियां और कुछ अपनी मर्जी से ये काम करती हैं। यासर खान सारी तफसील मुस्तफा को बता दी थी, जिससे इसने एक वीडियो में सेव कर लिया था। अब हमारा अगला मकसद आज़ाद कश्मीर है। कराची की पुलिस और सियासी इदारे हमारे पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए अब हमने कराची को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तारक भट्टी आज़ाद कश्मीर में है और अगले 3 माह तक वहीं पर रहेगा और जितना हो सके वहां से फायदा उठाएगा। यासर खान ने एक और बात बता दी थी। और अब मुस्तफा का मकसद तारक भट्टी जैसे अपने ही मुल्क के जड़ों को खोखला करने वाले दरिंदे को इनके अंजाम तक पहुंचाना था, जो ना तो किसी की माँ देखते थे और ना ही बहन। इनका मकसद सिर्फ अपनी हवस मिटाना और पैसा कमाना होता था। मुस्तफा ने आज अपने घर इन्फॉर्म कर दिया था कि वो कल आज़ाद कश्मीर के लिए निकल रहा है। बेटा, हो सके तो तुम अपने चाचा के घर रुकना, ठीक है बाबा? चाचा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये कहकर इसने फोन जेब में डाला और रियासत चाचा से मिलने चला गया, क्योंकि वो जानता था कि इसके लिए चाय उन्होंने तैयार रखी हुई होगी। बाबा, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा कोई कजन है। बाबा ने दुआ को सरप्राइज किया था कि इसका कजन इनके घर कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा है। दुआ ने हैरानगी और खुशी की मिलीजुली कैफियत में पूछा था। तो बेटा, क्या तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा कोई कजन है और यहाँ आ रहा है?
खुशी पापा मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी, इसे अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, इसे अपने साथ कॉलेज में लेकर जाऊंगी, इसके साथ मस्तियां करूंगी, इसके साथ दोस्ती करूंगी और कॉलेज में किसी को लिफ्ट नहीं करवाऊंगी। दुआ ने खुशी खुशी अपनी सारी प्लानिंग एक बार फिर से इसे बता दी थी। हाँ 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 तो ठीक है, कल वो आ रहा है। बाबा ने अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देखते हुए बताया था। ठीक है, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, अगर मैं कॉलेज चली गई तो इसे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसका कितना वेट कर रही हूँ। दुआ ने कहा था नहीं बेटा, आप कल कॉलेज जाओगी, जब तक आप वापस आओगे तब तक वो आ जाएगा। तो आपका पेपर ना होता तो शायद बाबा छुट्टी करवा भी लेते। दुआ को अपने कॉलेज और पढ़ाई से चीर थी, वो कॉलेज में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाती थी, इसने कौन सा आगे जाकर जॉब करनी थी जो किताबों में अपना सर खपाती। ये दुआ की सोच थी। तो ना जाने कब से साइमा और सादिया का सर खा रही थी। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया तेरा एक कजन आया है, शायद ने इसकी नकल उतारते हुए कहा था। हाँ लेकिन तुम दोनों को ये तो नहीं पता ना कि वो जितने दिन यहाँ पर रहेगा मैं तुम दोनों को ज्यादा अहमियत नहीं दे सकती। कोई ऐलान किया गया था, वो इन दोनों को लिफ्ट नहीं करवाने वाली। इसकी बात पर सादिया और जायमा का मुंह लग गया था, क्योंकि जायमा ने मुंह बनाकर पूछा था, अरे यार समझने की कोशिश करो, मुझे इससे दोस्ती करनी है, इसे कॉलेज दिखाना है, इसे पूरा आजाद कश्मीर दिखाना है। वो यहाँ पहली बार आ रहा है। दुआ ऐसे कह रही थी जैसे इसका कोई कजन नहीं बल्कि कोई सुपरस्टार आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को अहमियत नहीं दे पाएगी। बस कर दे यार, तेरे नखरे हमारे भी कजन्स हैं, हमने तो कभी नहीं ने इतनी अहमियत दी। हेलो, तुम्हारे कजन और मेरे कजन में बहुत फर्क है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। दुआ ने एक स्टाइल से कहा था, मतलब कि इसके सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं। सादिया ने मुंह बिगाड़ कर पूछा, वो पहली बार आ रहा है, तुम दोनों तो सालों से मेरा सर खा रही हो, फिलहाल तुम दोनों को अपना मुकाबला इससे करने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ ने इसका जवाब देने के बजाय सुना दी थी, देख रही हो जाइमा, अभी इसका कजन आया नहीं तो ये बदल गई है, जब आ जाएगा तो ये तो हमें बिल्कुल ही देखेगी ही नहीं। यार अब बस करो अपने ड्रामे, पापा आने वाले होंगे, मैं बाहर जाकर इसका वेट करती हूँ। दुआ कहते हुए उठी, गोया इन्हें बताया हो कि वाकई ही इसके कजन के आ जाने के बाद इन दोनों की लिफ्ट नहीं करवाएगी। 4 दिन के लिए कजन आ रहा है, चला जाएगा देखना, फिर हमारे 4 दिन के लिए कजन आ रहा है, जब चला जाएगा देखना फिर हमारी मिन्नतें करेगी। सादिया ने कहा, फिर हम इसे लिफ्ट नहीं कराएंगे। साइमा ने भी प्लान बनाया था। बेटा दुआ तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि सुबह कॉलेज भी नहीं जा रही थी, इसे जब से पता चला कि इसका कोई कजन है तो खुशी से दीवानी हुई जा रही है। हाजरा ने इसे दुआ के बारे में बताया था, लेकिन बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज वो खुद भी इसे 15 साल बाद देखने जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसे अपने काम के लिए जाना ज्यादा जरूरी था। सॉरी चाची, मुझे काफी देर हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पहले अपना काम खत्म कर लूं? दुआ से मैं शाम को मिल लूंगा, मुस्तफा ने इनसे माजरत करते हुए कहा था। लेकिन इसकी बात सुनकर हाजरा बेगम हैरान हो गई थी, क्योंकि दुआ इसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और वो इसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में ही आया था। ठीक है बेटा, तुम अपना काम खत्म करके आ जाओ, दुआ से तुम शाम को मिल लेना। वैसे भी मुस्तफा तकरीबन 1 घंटे से बैठा इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे जो अभी तक ना आ सके थे। अब मुस्तफा की मजबूरी थी कि इससे पहले अपना काम खत्म करना था, क्योंकि वली इसका दोस्त तकरीबन 5 बार फोन कर चुका था। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि चाचा और दुआ आ गए। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? दुआ से मिले बगैर चाचा ने दुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हाय आई एम दुआ। दुआ ने गर्म जोशी से अपना तारुफ करवाया और हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मुस्तफा ने फौरन थाम लिया था, जबकि जवाब में कुछ ना बोला, यहाँ तक कि मुस्कुराया भी नहीं था। चाचू मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, फिर शाम को आपसे बात होगी, बस इतना कहकर वो चला गया, जबकि दुआ को इसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा था। पापा आपने इसको बताया नहीं कि मैं इसका वेट कर रही थी? दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा था। हाँ बेटा बताया था, लेकिन वो अपने किसी काम के सिलसिले में आया है, लेकिन थोड़ी देर बैठ जाता तो क्या चला जाता। दुआ को गुस्सा आया था। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो बड़ा है तुमसे, दुआ ने समझाते हुए कहा, क्योंकि इसका बदतमीजाना अंदाज इन्हें हरगिज पसंद ना आया था। शाम को वापस आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो, फिर दोनों खूब गप्पे लड़ाना, और मत भूलो कि परसों तुम्हारा पेपर है। पापा ने इसे डांट पिला दी। सो वो मुंह बनाते बनाते अपने कमरे में चली आई थी। दुआ घर आई तो इसके फोन पर साइमा का मैसेज पहले ही आया हुआ था, कैसा है तुम्हारा कजन, तुम्हारा हम उम्र है क्या, हमारी क्लास में एडमिशन लेगा क्या, क्लास स्टार्ट करेगा वो हमारे पेपर्स के बाद, इसके एग्जाम्स हो गए हैं क्या। ऐसे ही लातादार मैसेज एक बार फिर दुआ का दिल क्या कि वो उसे फोन करके बताया कि इसका कजन कितना खरूस है। इसे मुस्कुरा कर देखा तक नहीं, यहाँ तक इसके हाई के बदले में हाई भी नहीं किया था। और बाबा कह रहे थे कि इसकी उम्र में भी काफी बड़ा है और लग भी काफी बड़ा रहा था। शक्ल से तो वो 4th ईयर का हरगिज ना था, क्योंकि ये पेपर देकर इसने 4th ईयर में जाना था। सो वो चाहती थी कि इसका कजन भी इसके साथ हो, लेकिन ये सब कुछ वो जायमा को बताकर अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि ये खुद भी अपने कजन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करके आई थी। अब तो वो दोनों मुझे मुंह ही नहीं लगाएंगी, यही सोचते सोचते दुआ बेड पर लेट गई थी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है वो वाकई अपने किसी काम के सिलसिले में आया हो और परेशान हो। कोई बात नहीं, मैं शाम को इससे मिलती हूँ, वैसे भी कोई पहली मुलाकात में दोस्त थोड़ी ना बन जाता है। मैं इसके लिए केक बनाती हूँ, फिर इसको बोलती हूँ दोस्ती का। यही सोचते सोचते वो उठी और किचन में आ गई थी। मम्मा मैं मुस्तफा के लिए केक बनाऊं, आप मुझे सारी चीजें ला दें। इसने किचन में आते हुए हाजा बेगम से कहा था, इसके लिए केक क्यों बनाओगी बेटा, मैंने बहुत कुछ बना दिया है। हाजरा बेगम मुस्तफा की खातिरदारी के इंतजाम कर रही थी। नहीं मामा, मुझे मुस्तफा से दोस्ती करनी है और केक से ज्यादा चद्दी का कोई नहीं है। मीठा मीठा केक खाएगा तो खुद ही मीठा हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वैसे भी तो बाबा कहते हैं ना कि मेरे हाथ का केक खाता है वो मेरा फैन हो जाता है। मुझे मिस्टर मुस्तफा खरूज को भी फैन करना है। अपना प्लान बनाते बनाते वो केक बनाने लगी थी। अफसर मुस्तफा, जिस तरह से आपने पहले केसेस हैंडल किए हैं, हमें यकीन है ये केस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मगर मसला यह है कि इस बार सवाल औरतों और बच्चियों का है। 16 से 35 साल की बच्चियां और औरतें उठाई जा रही हैं। हम लोग इतने बेमोल हो गए हैं कि हमारे मुल्क की औरतें बच्चियों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। हमें इन्हें बचाना होगा, हमें हमारी बच्चियों की हिफाजत खुद करनी होगी। इसमें तारक भट्टी
के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका लीडर तारिक भट्टी है और तारिक भट्टी के सबसे वफादार साथी यासर खान का मुंह तुम खुलवा चुके हो। तारिक भट्टी अपना साथी वापस चाहता है, इसके लिए वो बहुत सारे अफसर्स को अपने साथ मिला चुका है और अब वो तुम्हें भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। हमें तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पर कोई शक नहीं है, हमें यकीन है ये सब तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन इसमें तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है। तारिक भट्टी को हम जितना ईजी ले रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, वो अंदर ही अंदर कोई गेम करेगा। सब इंस्पेक्टर न जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन मुस्तफा ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुराई जा रहा था, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। ऐसे बहुत सारे केस वो पहले हैंडल भी कर चुका था और इससे यकीन था कि वो बहुत जल्द वो तारिक भट्टी को सलाखों के पीछे ले आएगा और इस काम में इसका सबसे ज्यादा साथ देगा यासर खान। शाम के खाने के दौरान भी दुआ ने इससे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देता रहा था। दुआ को इसका इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कितनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी और वो इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, खाने के बाद जो केक किसने बनाया था इसके बाद तो इनकी वैसे भी दोस्ती हो जानी थी दुआ के मुताबिक। सो खाना खाने के बाद दुआ मुस्तफा के कमरे में आई थी। हाय मुस्तफा, क्या कर रहे हो तुम? वो अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब दुआ अचानक इसके कमरे में आई थी। दुआ, तुम्हें नहीं लगता मेरे कमरे में आने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत मांगनी चाहिए? मुस्तफा ने कड़े लहजे में बावर करवाया था, जिस पर दुआ को शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसकी शर्मिंदगी को एक साइड पर रख दिया था। मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई थी, मैंने खुद बनाया है। दुआ ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा था, मैं मीठी चीजें नहीं खाता, ले जाओ इसे यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर मत आना। काफी सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुस्तफा को इसका इस तरह से कमरे में आना बहुत बुरा लगा था। दुआ को इसका इस तरह से कहना बहुत बुरा लग रहा था। कमरे से बाहर आकर सीधी किचन में आई और केक टेबल पर पटका। समझ क्या रखा है अपने आप को? कमरे में इजाजत के बगैर नहीं आ सकती। ये घर मेरा है और मैं अपने घर में ही नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों मैं इसके कमरे में गई। ये तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। मैं मीठी चीजें नहीं खाता, मेरे कमरे में मत आना। इसकी नकल उतारते हुए वो अपने लिए चाय बनाने लगी थी। सादिया और साइमा का ख्याल आया, जब इन दोनों को पता चलेगा कि मेरा कजन इतना खड़ूस है तो कितना हंसेंगी मुझ पर। यही सोचते सोचते इसका मुंह बन गया था। एक और कोशिश कर लूं क्या इससे दोस्ती करने की, सोचते ही इसने फैसला कर लिया था। हो सकता है इसका कोई दोस्त ना हो, इसलिए इसे दोस्ती के मैनर्स ना आते हो। कोई बात नहीं, मुझसे दोस्ती कर लेगा, मैं सिखा दूंगी। चलो जनाब, एक और कोशिश करते हैं मुस्तफा को उससे दोस्ती करने की। इससे दोस्ती करने की प्लानिंग करते हुए वो दोनों कप चाय उठाकर इसके कमरे में फिर से आई थी, लेकिन इस बार नौकर ना भूली थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? खुद को आधा कमरे के अंदर करके इस से देखते हुए पूछ रही थी। तुम अंदर ही हो दुआ, बस पैर बाहर है, अंदर इन्हें अंदर ले आओ। मुस्तफा ने खुद पे जब्त करते हुए कहा था, तुम इतना काम कर रहे हो, मुझे लगा तुम थक गए होगे, तो क्यों ना तुम्हें चाय पिलवा दूं। लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। इसने कप की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मैं रात को चाय नहीं पीता। इसके एक ही जवाब पर गोया बात खत्म हो गई थी। क्या मतलब चाय नहीं पीते? देखो कितनी अच्छी बनी है। बाबा कहते हैं मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, सब तो मेरी मिन्नतें करके चाय बनवाते हैं, लेकिन फिर भी जब मेरा दिल होता है मैं तब ही चाय बनाती हूँ। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय नसीब हो रही है, इसलिए आप नखरे मत करो, शराफत से इसे पी लो। कोई ऐसे सांस ला कहते ये चाय बहुत कीमती है। देखो दुआ, मैं रात को चाय नहीं पीता, इसलिए ये तुमने बनाई हो या किसी और ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे तुमसे चाय बनवानी हुई तो यकीन करो मैं कभी मिन्नतें नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और एक और बात, आइंदा कभी भी इस तरह से मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। इसका रवैया इतना सख्त था कि दुआ की आंखों में पानी आ गया। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसका कजन ऐसा होगा। अब मेरा मुंह देखना बंद करो, निकलो यहाँ से। मुस्तफा ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा था। वो जाने लगी तो मुस्तफा ने इसे एक बार फिर से रोक लिया था। और एक बात तुम हमेशा याद रखना, मैं तुमसे उम्र में 9 साल बड़ा हूँ, तो बेहतर होगा कि आइंदा मुझे तुम कहकर हाथ ना करो। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मुस्तफा ने इसे जाने की इजाजत दी तो वो रोते हुए सीधे अपने कमरे में आई थी। शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इतना रोई होगी, शायद ही कभी किसी ने इसकी इतनी इंसल्ट की हो कि आई हेट यू मुस्तफा, आई हेट यू मुस्तफा हैदर, तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। सू करती वो मुस्तफा से कभी बात ना करने का फैसला कर चुकी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुआ को अहमियत ना मिली हो, लेकिन मुस्तफा ने इसे एहसास लिया था कि जिस तरह से वो इसका इंतजार कर रही थी, इसका कोई कजन है जो इसे मिलने के लिए आ रहा है, ये सब बातें मुस्तफा के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। दुआ को समझ आ चुका था कि मुस्तफा एक रूड और खड़ूस इंसान है जो ज्यादा लोगों से जल्दी नहीं घुलता मिलता। बस इसने भी सोच लिया था कि अब वो मुस्तफा को कोई अहमियत नहीं देगी। इसे कजन की जरूर थी, लेकिन इस किस्म के कजन की हरगिज नहीं। वो अपनी जिंदगी में एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, लेकिन मुस्तफा वैसा नहीं था जिसके साथ वो दोस्ती कर सकती। वो इन सब बातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुस्तफा इसकी दोस्ती के लायक नहीं है। अब वो ना तो इसे बात करेगी और ना ही इसे कोई अहमियत देगी। वो सिर्फ इस घर में एक मेहमान है जो कुछ दिनों के बाद वापस चला जाएगा। यही सोचते सोचते इसने सादिया को कॉल की, क्योंकि जिस कजन के लिए वो अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों को छोड़ रही थी, वो कजन तो इसकी दोस्ती के लायक ही नहीं था। सादिया ने फोन उठाते ही कहा था कि कैसी आके मेरी याद, तुम्हारा कजन क्या सो क्या है? क्या अब हम गरीबों पर करम नवाजी कर रही हो? तंज का करवा खून दुआ पी गई थी। वो सिर्फ कजन है मेरा, तुम लोग तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब इसके लिए तुम्हें थोड़ी ना बुला दूंगी। दुआ ने इसे बचकारा था। वही तो मैडम, ये सूरज कौन सी साइड से निकला है? अब तो चंदा मामा का वक्त है। क्या हुआ, तुम्हारे कजन ने तुम्हें कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई? सादिया फौरन नतीजे पर पहुंची थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, बस जरा बिजी रहता है अपने काम में। दुआ इसे चाहकर भी नहीं बता पाई थी कि मुस्तफा वैसे नहीं है जैसा इसने सोचा था। काम में क्या काम करता है? तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा क्या? सादिया पूछे बगैर न रह सकी, क्योंकि वो कहती थी कि इसका कजन इसके साथ ही इसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, इसी क्लास में पढ़ेगा। नहीं यार, वो पुलिस इंस्पेक्टर है और यहाँ अपने काम के लिए आया है और मेरे साथ मेरी क्लास में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो मुझसे 9 साल बड़ा है। दुआ ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया था। ओह, तो अब मैं समझी कि तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई। खैर, मुझे पता था कि तुमने मुझे मनाने के लिए फ़ोन किया है, तो यही
तो एक ही शर्त पर मानूंगी, जब तुम सुबह मेरे घर आओगी कल हम तीनों गेट टुगेदर पार्टी करेंगी। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद तुझे पता है मेरी बहन की शादी है, तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। सादिया जानती थी कि इस वक्त दुआ बहुत ज्यादा उदास होगी, इसलिए इसने प्यारी सी दोस्त का मूड ठीक करने के लिए पार्टी करने का फैसला किया था। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, कितने बजे आना है? दुआ खुश होते हुए पूछ रही थी। 12 बजे से पहले आ जाना, बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे। सादिया ने प्लान बनाया था और दुआ ने डन कर दिया। अब साइमा को मैसेज करना था, तो फोन रखने के बाद इसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वो मुस्तफा जैसे इंसान के लिए अपनी इतनी प्यारी प्यारी सहेलियों को छोड़ रही थी। सुबह इसकी आंख 11:30 बजे के करीब खुली थी। कॉलेज छुट्टी के दिन इसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था। वो कभी जल्दी नहीं जाग पाती थी। वो जल्दी से उठी और शावर लेने वॉशरूम चली गई थी। तैयार होते तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे। इसे पता था कि वो वक्त पर सादिया के घर नहीं पहुंच पाएगी। रात को वो पेपर की तैयारी के चक्कर में बहुत देर से सोई थी, क्योंकि इसको यकीन था कि आज का सारा दिन सादिया के घर निकल जाएगा और इसको अपने आखिरी पेपर की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तैयार होकर बाहर आई तो मम्मा पापा और मुस्तफा बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे शायद लंच कर रहे थे, क्योंकि नाश्ते का वक्त कब का खत्म हो चुका था। पापा इस वक्त रोज घर आ जाते थे, क्योंकि इन्हें इसे लेने कॉलेज जाना होता था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, अस्सलाम वालेकुम पापा। तीसरे वजूद को इसने सलाम करना भी पसंद न किया था, क्योंकि इसको देखते ही इसका मूड ऑफ हो चुका था। बेटा, आपने मुस्तफा को सलाम नहीं किया क्या? मामा ने इसे याद दिलाई जैसे वो भूल गई हो। सॉरी मम्मा, वो बिजी थे, मुझे लगा डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा था कि रात वाली भ्रास वो कैसे निकाले। इसकी बात के जवाब में कोई भी कुछ ना बोला था। हाँ, मगर मामा की खुदी जरूर मिल गई थी। बेटा तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? देखो, मुस्तफा ने अपना सारा काम सुबह सुबह खत्म कर दिया ताकि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके। मैंने इसे बताया कि तुम इसके आने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इसलिए इसने फैसला किया कि वो आज सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारेगा। पापा की बात पर मुस्तफा क्रूज के चेहरे पर जरा सी स्माइल आई थी। पता नहीं मामा, इसने क्या बताया होगा मेरे बारे में कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी। मामा, मैंने तो सादिया के घर जा रही हूँ, आज हमारी गेट टुगेदर पार्टी है, आज हम तीनों सारा दिन एक साथ रहेंगी। इसने इस तरह से बताया कि मुस्तफ़ा के रहने या रहने से जैसे से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। बेटा, मुस्तफ़ा सारा काम ख़त्म करके तुम्हारे लिए आया है और तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकती। तुमने तो इसे पूरा शहर दिखाने के लिए जाना था ना। मामा ने इसे याद दिलाने की कोशिश की कि इसे मुस्तफा को दोस्त बनाना था। आई एम सॉरी मामा, मैं नहीं लेकर जा सकती कहीं भी इन्हें, मुझे आज सादिया के घर जाना है। इसने मुस्तफा को मुकम्मल इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन बेटा मुस्तफा भी तुम्हारा दोस्त है और आज तो सारा दिन वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मामा को मुस्तफा को दुआ का इस तरह से इग्नोर करना हरगिज पसंद ना आया था। नहीं मामा, ये मेरे दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त सादिया और जायमा है, और वैसे भी ये मेहमान है, चले जाएंगे। रहना तो मुझे इन्हीं दोनों के साथ है। ठीक है चाची, आप इसे जाने दें, लेकिन 4 बजे से पहले घर वापस आ जाना। पापा तुम दोनों से बात करना चाहते हैं। मुस्तफा के यहाँ आने के बाद मुस्तफा ने पहली बार से नरम लहजे में बात की थी। मामा पापा के सामने कितने प्यार से बोलता है, अकेले में कैसे काट खाने को तोड़ता है। दुआ को मुस्तफा दोगला इंसान लग रहा था। मैं लेट हो जाऊंगी, दुआ ने बताना जरूरी समझा। तुम लेट नहीं होगी, पूरे 4 बजे तुम्हें घर पर ही होना चाहिए। दुआ को इस तरह से मुस्तफा को ऑर्डर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हम फ्रेंड्स साथ होती हैं, टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो उठकर जाने लगी, जब मुस्तफा भी इसके पीछे आया था। आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुस्तफा ने इसे ऑफर की और गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन इसकी ऑफर को अहमियत न देकर वो वापस अंदर आई और अपने बाबा का हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर लेकर आई थी। अरे बेटा, मुस्तफा कह तो रहा है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, मुझे आप छोड़ेंगे, मुझे नहीं जाना इस खरूस के साथ, दुआ ने फैसला करते हुए कहा था। अरे चाचू, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा। इन्हें बाहर आते देखकर मुस्तफा ने कहा था। नहीं मुस्तफा भाई, थैंक यू सो मच, मुझे मेरे बाबा ही छोड़कर आएंगे। इसके भाई कहने पर मुस्तफा ने एक शिकवा भरी नजर से चाचा को देखा था। जवाब में वो कुछ भी नहीं बोले, बस नजर झुका गए। बाबा 2-3 बार इसे फोन कर चुके थे, लेकिन इसने यही कहा कि वो अभी नहीं आना चाहती, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है। इससे पहले वो इतनी देर तक घर से कभी भी बाहर नहीं रही थी, इसलिए बाबा भी इसकी इतने देर तक घर से बाहर रहने पर परेशान थे। मुस्तफा का फोन आया और उन्होंने कई बार इसके बारे में पूछा था। वो इससे बात करना चाहते थे। मुस्तफा ने इसे बताया भी था कि वो 4 बजे से पहले घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। मुस्तफा को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे और वो अभी तक नहीं आई थी। चाचा की तबीयत खराब थी, इनका बीपी थोड़ा हाई था। चाचू आप आराम करें, वो जब आएगी तो मैं इससे पूछ लूंगा कि अगर आप कहें तो मैं इसे लेने चला जाता हूँ। नहीं बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाएगी। वो मुस्तफा के सामने ज्यादा शर्मिंदा होकर बोले थे। कोई बात नहीं चाचू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जाए। कोई बात नहीं चाचू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आ जाएगी वो घर, आप आराम कीजिए, मुस्तफा ने कहा। लेकिन इसके चेहरे के तासरात से इसके गुस्से का अंदाजा लगाना बहुत आसान था। वो घर आई और बेफिक्र होकर अपने कमरे में जा रही थी, जबकि टीवी लॉन्च में वो मुस्तफा को बैठा देख चुकी थी। इसे आता देख मुस्तफा खड़ा हो गया था। वक्त देखा है तुमने? एक बेहद सख्त आवाज ने इसका रास्ता रोका था। मुड़कर देखा तो मुस्तफा सीने पर हाथ बांधे टीवी लॉन्च से बाहर आया था। जी देख लिया है, दुआ ने मुड़कर जवाब दिया और फिर अपने कमरे में जाने लगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? 4 बजे से पहले घर आ जाना, बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम अब आ रही हो रात के 8:45 बजे। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का? अच्छी लड़कियां
बाहर नहीं रहती। मुस्तफ़ा ने नरमी से इसे समझाना चाहा था। आप मुझे ना बताएं कि अच्छी लड़कियां क्या करती हैं और क्या नहीं। आप और आपके बाबा से मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं आपके मुताबिक अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकती। ये कहकर दुआ अपने कमरे में जाने लगी थी। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, इन्हें फ़ोन पर बात करना मना है। मुश्किल से सारे दिन में एक बार बात करने की इजाज़त मिलती है। वो तुमसे बात करना चाहते थे और तुम्हारी पार्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुस्तफ़ा वाकई ही बहुत गुस्से में था। दुआ को भी इसके बाबा के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। देखिए मुस्तफ़ा भाई, मुझे आपके पापा से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शट अप। खबरदार जो तुमने मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहा। बाबा से बात तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, और अगर आज के बाद तुमने मुझे भाई कहकर पुकारा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। वो इतने जोर से दोहरा था कि दुआ 2 कदम पीछे हटी। कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है चाचा चाची ने तुम्हें। अब तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर लगाऊंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि दुआ को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि इसके घर आया एक मेहमान इस पर हुक्म चला रहा था। वो साथ में रोना भी, क्योंकि आज तक दुआन से किसी ने इतने सख्त लहजे में बात नहीं की थी। आज इसका लास्ट पेपर था, इसलिए वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती थी। अक्सर सुबह इसका मूड खराब हो जाए तो इसका सारा दिन खराब जाता था। इसलिए इसने फैसला किया कि रात मुस्तफ़ा के रवैये के बारे में बाबा को नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुबह सुबह इसका मूड खराब हो। इसको पता था कि इस वक्त तक मुस्तफ़ा चला गया होगा, इसलिए जानबूझकर लेट कमरे से बाहर निकली। लेकिन शायद आज इसकी किस्मत में इसका मूड खराब होना लिखा हुआ था, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते ही मुस्तफ़ा बाहर खड़ा नजर आया था। मुस्तफ़ा को मुकम्मल इग्नोर करके इसने सबको सलाम किया। सफेद यूनिफॉर्म में पोनीटेल की बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे इनके कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती थी, लेकिन पेपर के दौरान बाहर कॉलेज से डीओ आते थे, जिसकी वजह से टीचर्स ने मुकम्मल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा था, ताकि इन लोगों के कॉलेज का निज़ाम खराब ना लगे। जबकि इनके कॉलेज में 2 सेक्शन थे, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग, जिनमें से कुछ क्लासेस एक साथ होती थी, जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ लेक्चर लेते। बाकी कॉलेज की तरह इसके कॉलेज में भी हर तरह की आज़ादी थी। चले बाबा चलते हैं, इसने बाबा को मुखातब करते हुए कहा था। बेटा नाश्ता तो कर लो, मामा ने मोहब्बत से कहा। मम्मा मैं कॉलेज में कर लूंगी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, लेट हो रही हूँ। इसने टेबल से एक एप्पल उठाया और फिर से बाबा से कहा, हाँ बेटा आज से तुम्हें मुस्तफ़ा छोड़ना जाया करेगा। सुबह ही सुबह इसके सर पर धमाका किया गया था। आज से नहीं बाबा, सिर्फ आज ही जाना है। आज आखिरी पेपर है मेरा और मुझे आप ही छोड़ने जाएंगे। उठे। इसने बाबा का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा था। हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूँ, आज तुम्हें मुस्तफ़ा कॉलेज छोड़ने के लिए जाएगा। बाबा ने समझाते हुए कहा। मुझे आप छोड़ने जाएंगे। इस वक्त वो बाबा को नहीं बताना चाहती थी कि मुस्तफ़ा ने इसको रात को कितना डांटा था, क्योंकि ये बताने का इरादा वो गाड़ी में रखती थी। जिद मत करो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये कहकर मुस्तफ़ा बाहर चला गया था। जबकि इसकी आदत चलाने पर दुआ ने बाबा की तरफ देखा। एक मेहमान इसके मम्मा बाबा के सामने इस पर आदत चला रहा था। जाओ बेटा, वो इंतजार कर रहा है। इसको इसी तरह खड़े देखकर बाबा ने कहा था, जबकि वो रूठे अंदाज में घर से बाहर निकल गई। और इसके इस तरह से रूठने पर इसके माँ बाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। सारे रास्ते दुआ चुप ही रही, कुछ ना बोली। इसका सारा ध्यान खिड़की से बाहर की तरफ था। खिड़की से बाहर भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड ना था, क्योंकि ये रास्ता वो रोज देखती थी। कौन से सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? बहुत नरमी से सवाल आया था, लेकिन दुआ ने जवाब देना जरूरी न समझा। देखो दुआ, रात वाली बात की वजह से मुझसे नाराज हो तो तुमने वाकई गलती की है। क्या लड़कियां अच्छी लगती हैं इतनी रात के बाहर रहती? बहुत देर जवाब ना मिलने पर मुस्तफ़ा ने कहा था, एक मिनट, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? आप ना मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरे भाई, सिर्फ कजन है। और कजन ऐसा रिश्ता नहीं जिसके बिना पर नाराज हुआ जाए। और जहां तक मेरा घर रात को देर से आने की बात है, तो एक बात आप जान लें, आप हमारे घर के मेहमान हैं। आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मैंने मामा और बाबा को आपके रवैये के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डर गई हूँ या आपकी बात मान रही हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ में इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपके बारे में अपने घर वालों को बताऊँ या खुद सोचकर अपना वक्त ज़ाया करूँ। मैं आपका लिहाज सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप चंद दिन के मेहमान हैं। बेहतर होगा कि ये अपना हुक्म कहीं और जाकर चलाएं। मुझ पर इतना हक नहीं रखते आप। लगी लिपटी रखे बगैर वो अपने दिल की सारी पलास निकाल चुकी थी। हक सारी तकरीर में मुस्तफ़ा ने सिर्फ हक लफ्ज़ ही नोट किया था। तुम्हें मुझसे नाराज होने का हक मैं खुद देता हूँ। तुम अपने माँ बाप से मेरी शिकायत करो या मेरे खिलाफ कुछ भी बताओ, मुझे तुम्हें कुछ भी कहने से वो रोक नहीं सकते और मेरा हक नहीं है तुम पर है। इसने मुस्कुराकर अपनी गर्दन नफी में से हिलाई। अपने माँ बाप से पूछना मैं क्या हक रखता हूँ तुम पर? इतना हक इनका भी नहीं है जितना मेरा है। मुस्तफ़ा बोले जा रहा था, लेकिन दुआ सुनने में कोई इंटरेस्ट ना रखती थी। जाओ, तुम्हारा कॉलेज आ गया। इसके कॉलेज के सामने गाड़ी रोककर वो बोला था, पेपर ठीक से देना, सोच समझ कर हल करना। मुझे ना लाइक लोगों से सख्त चिढ़ है और तुम्हारे पुराने रिजल्ट्स में देख चुका हूँ। ये कहकर वो चला गया था, जबकि दुआ समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे बताकर गया है या फिर धमका कर जा रहा है। या अल्लाह, ऐसा कज़न मैंने नहीं मांगा था। मुझे तो एक अच्छा सा कज़न चाहिए था जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकूं, अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकूं। इसको आप वापस ले लो। हिटलर खरूज सरू अकरू। इसको हताबाद से नवाजती वो कॉलेज के अंदर आ गई थी। कैसे हो इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा? फोन उठाते ही एक आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। माफ़ कीजिएगा जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुस्तफ़ा ने एक बार फिर से नंबर देखा, फिर कान से लगाया। तो मुझे नहीं पहचान सकते मुस्तफ़ा, लेकिन तुम्हारी बहादुरी के इतने किस्से सुने हैं कि आप मुझे तुमसे मिलने का तजस्सुस हो रहा है। आप हैं कौन, पहले ये बताना पसंद करेंगे? मुस्तफ़ा को इसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट ना था। हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं तुमसे मिलकर। वैसे बहुत नायाब और अनमोल चीज लेकर जा रहे थे सुबह। ऐसे नायाब चीजों को बगल में लेकर नहीं घुमा करते। जमाना बहुत खराब है, कोई ऐसे डराया गया था। यकीनन वो दुआ की ही बात कर रहा था और वो
और वो दोस्ताना लहजे में छुपा इसका कोई दुश्मन था। बकवास बंद करो, कौन हो तुम? मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा था। वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तारक भट्टी। मुस्तफ़ा ने लम्हे की देर किए बगैर पहचान लिया था। हाँ हाँ, इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे कि एक ही लम्हे में पहचान लिया। आगे से कहकर लगाया गया था। तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें मैं अपने थाने के डंडे से बताऊंगा। मुस्तफ़ा इसी के अंदाज में बोला था। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफ़ा, ये ना हो कि मुझे थाने ले जाने की ख्वाहिश पूरी ना हो। हाँ मगर क्या नाम है इस चिड़िया का? दुआ सुल्तान, कहीं मेरी ख्वाहिश ना बन जाए। खबरदार, तुमने दुआ का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मुस्तफ़ा गुस्से से दहा रहा था। मुस्तफ़ा, अपनी कमजोरियों को बगल में दबाकर नहीं घूमना चाहिए, समझाया गया। तारक भट्टी जो अपनी कमजोरियों को साथ लेकर चलते हैं, इन्हें इनकी हिफाजत करना भी आता है। तुमने अगर आंख उठाकर भी दुआ को देखा तो जिंदगी में कुछ देखने के काबिल नहीं रहोगे। वो जैसे ही कॉलेज से निकली, मुस्तफ़ा पहले से इसका इंतजार में खड़ा। इसे देखने के बावजूद वो इसे इग्नोर करके सादिया की गाड़ी में आ बैठी थी। क्या हुआ, आज तुम्हारे बाबा नहीं आए? नहीं, शायद वो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो मुझे, दुआ ने ऑर्डर दिया। ओके मैडम, और कोई हुक्म? सादिया ने मुस्कुराकर कहा था। नहीं, फिलहाल बस इतना ही, चलो। मुस्तफ़ा जानता था कि वो जान चुकी है कि वो इसे लेने आया है, लेकिन फिर भी वो इसकी गाड़ी में बैठने के बजाय किसी दोस्त के साथ जा रही थी। मुस्तफ़ा को बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से निकला, तब तक सादिया की गाड़ी स्टार्ट होकर कॉलेज से निकल चुकी थी। दुआ, तुम खुद मुझे सख्ती करने पर मजबूर करती हो। बड़बड़ाते हुए गाड़ी में आ बैठा। अभी सादिया की गाड़ी ने एक मोड़ ही काटा था कि मुस्तफ़ा की गाड़ी बिल्कुल इसके सामने आ रुकी थी। वो गुस्से से गाड़ी से निकला और इनकी गाड़ी के करीब आया। दुआ की साइड का डोर खोला। चलो मेरे साथ दुआ, जब तुम देख चुकी हो कि मैं तुम्हें लेने आया हूं तो तुम मुझे इग्नोर करने का क्या मकसद है? मुस्तफ़ा ने इससे पूछा था। मैंने आपको नहीं देखा था, दुआ ने झूठ बोला, लेकिन वो इस वक्त बीच सड़क पर इसे बहस नहीं करना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, आप तो देख लिया ना। चलो, मुस्तफ़ा ने फिर एक तरफ होकर कहा था। नहीं, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। दुआ ने सादिया की तरफ इशारा करते हुए कहा था। फिर मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है? अपनी हरकतें देखी हैं तुमने, चलो यहाँ से। इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए वो गाड़ी से निकलकर अपने साथ ले गया था, जबकि सादिया इन दोनों की कार्रवाई देखती रह गई थी। छोड़े मेरा हाथ, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दुआ चिल्लाई। खबरदार, जो तुमने जुबान से एक लफ्ज भी निकाला। गाड़ी में से जबरदस्ती पटक कर वो दूसरी साइड पर आ गया था। मैं तुमसे जितनी नरमी से बात करने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे इतना ही गुस्सा दिलाती हो। मुझे कोई इंतहाई फैसला करने पर मजबूर मत करो दुआ। यकीन करो, तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है। आखिरी लाइन इसे बहुत धीमे लहजे में बोली थी कि दुआ सुन ही ना पाई थी। दुआ घर आते ही कमरे में बंद हो गई। पता नहीं सादिया क्या सोच रही होगी, कैसा अजीब कजन है मेरा। और मैं इसकी तारीफों के पुल बांधती रही और अब वो दोनों मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे भी क्या पड़ी थी इसकी तारीफें करने की? क्या था अगर वो सादिया से हाल ही पूछ लेता। खैर, इसने मुझसे नहीं पूछा तो उससे क्या पूछता। आज जाने दे, आज बाबा को देखना कैसे एक बात बताती हूँ, फिर पता चलेगा कि मुझ पर हुक्म चलाने का क्या अंजाम होता है। बाबा तो आज ही इसका सामान पैक करवा के घर से बाहर निकाल देंगे। अभी वो यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी मामा, इसने दरवाजा खोलते हुए कहा था। बेटा, वो तुम्हारे ताया का फोन आया है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। ताया अब्बू की वजह से ही तो कल इसकी मुस्तफा ने बेइज्जती की थी, मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? दुआ ने पूछा। बेटा, तुम्हारे ताया हैं बीमार हैं, इन्हें सारे दिन में बस थोड़ी सी देर पर फोन बेटा, तुम्हारे ताया हैं बीमार हैं, इन्हें सारे दिन में बस थोड़ी देर फोन पर बात करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन आज तुमसे बात करने के लिए वो डॉक्टर से लड़ पड़े और फोन कर दिया। नीचे आओ, इनसे बात कर लो। मामा इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सर में बहुत दर्द है मेरा, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। आप इनसे माजरत कर लें, फिर अब फोन आएगा तो मैं बात कर लूंगी। दुआ नहीं बात करना चाहती थी कि इसलिए इसने बहाना बनाया था, लेकिन वह तुमसे बात करना चाहते हैं। मामा ने समझाना चाहा, लेकिन मामा मैं नहीं करना चाहती, आप जाकर मना कर दे। वो नहीं मानी तो मामा वापस आ गई थी। क्या हुआ चाची, बुलाए ना इसे, बाबा फोन पर हैं। मुस्तफा ने फोन कान से लगाए हुए कहा था। बेटा, वो कह रही है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थकी हुई है, आराम करना चाहती है, अगली बार बात करेगी। मामा ने शर्मिंदा होकर बताया। आप बात करें, मैं इसे लेकर आता हूँ। फोन हाजरा को थमाकर वो इसे कमरे में चला गया था। इसे अपने कमरे में देखकर तो दुआ को फौरन बहुत गुस्सा आया था। आपको इतनी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? इसने इसी के अंदाज में से याद दिलाते हुए कहा था। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरा, नीचे चलो, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। वो जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर इसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगा था। मेरे सर में दर्द है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। जरा सा सर में दर्द ही है ना, कैंसर तो नहीं है तुम्हें? पापा को कैंसर है, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, शराफत से चलो वरना मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर दुआ को बहुत अफसोस हुआ। इसकी ताया कैंसर की मरीज है और वो बिना छू चढ़ा किए इसके साथ नीचे आ गई थी। ताया से बात करके इसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अगर इनसे बात ना करती तो इसके बाद इसे इस बात का अफसोस रहता, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अफसोस इसके पास ज्यादा वक्त ना था। लेकिन वो सोच रही थी कि सब रिश्ते इतने वक्त से कहाँ थे, इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया गया था। मम्मा, मेरी दोस्त की बहन की शादी है, मुझे इसके लिए शॉपिंग पर जाना है, आप प्लीज मेरे साथ चलें। मुस्तफा अभी घर आया था जब दुआ ने कहा था हम कल चलेंगे। दुआ, अभी तो शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा। नहीं मामा, मैंने आज ही जाना है, कल तो मानियो है, दुआ ने बताया। तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम हर काम देर से करती हो। मामा ने इसे डांटा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और तुम भी इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मामा ने इनकार कर दिया। लेकिन मामा, कल मुझे मानियों की रस्म पर जाना है, दुआ ने मुंह लटकाए हुए कहा था। कोई बात नहीं, तो मेरे साथ चलो, मुस्तफा ने ऑफर की। नो थैंक्स, दुआ ने मुंह बनाकर कहा था। क्यों नहीं मुस्तफा बेटा, तुम इसे ले जाओ और जल्दी वापस आना। मामा ने फौरन ही इजाजत दे दी। लेकिन मामा, मैं नहीं जाना चाहती इनके साथ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, जाओ जल्दी से अपना बैग उठाकर लाओ और जाओ इसके साथ, इसके पास फालतू वक्त नहीं है जो तुम्हारा इंतजार करता रहे। मामा ने इसे डांटा था। अगर फालतू वक्त नहीं है तो किसने मिन्नतें की हैं मुझे लेकर जाने के लिए? वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ गई थी। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। वो भी उठकर बाहर निकल गया। वो अपने साथ
रख कर एक ड्रेस को शीशे में देख रही थी। बहुत बकवास है, कुछ और देखो। मुस्तफ़ा ने पीछे से देखते हुए कहा था। मैंने आपसे राय नहीं मांगी। दुआ को वो ड्रेस अच्छा लग रहा था और मुस्तफ़ा का इसका ड्रेस को बकवास कहना बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ना अच्छा नहीं है, तुम नहीं ले रही ये। मुस्तफ़ा ने ऑर्डर दिया था। जी नहीं, मैं यही लूंगी कि मुझे ये पसंद है। दुआ सीधी अंदाज में बोली थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है और तुम ये नहीं ले सकती। इसने छीनने वाले अंदाज में वो ड्रेस लिया और काउंटर पर फेंक दिया। आपके साथ मसला क्या? आई ही क्यों है मेरे साथ? दुआ को अब भी इस पर गुस्सा आ रहा था और वो मॉल में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के सब लोग इसके बाबा को जानते थे। मसला मेरे साथ नहीं, मसला तुम्हारे साथ है। सीधी तरह से मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों मानूं मैं आपकी बात? क्या लगते हैं आप मेरे? आप जब आपका दिल चाहता है मुझ पर ऑर्डर चलाना शुरू कर देते हैं। जब आपका दिल चाहता है मुझे डांटने लगते हैं। आपको पता है अगर ये सब बातें मैं बाबा को बता दूं वो क्या करेंगे? इसने डराना चाहा, क्या करेंगे? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, सीधा कर देंगे आपको। दुआ इसी के अंदाज में बोली थी। मैं डर गया और रेली में डर गया। मुस्तफ़ा ने मजाक उड़ाया था और मॉल में इसने इसकी एक भी ना चलने दी थी। मुस्तफ़ा ने इसके लिए अपनी पसंद की ड्रेसेस ली थी और पैक भी करवा ली। काश माल के लोग इसके बाबा के करीबी दोस्त ना होते तो कभी इसकी पसंद की ड्रेसेस ना लेती। लेकिन दुआ ने सोच लिया था कि बस आदि की बहन की शादी में पुरानी ड्रेस पहन लेगी, लेकिन मुस्तफ़ा की पसंद की कभी नहीं पहनेगी। ऐसी ही आदत डालो मेरी सारी बातें मानने की, आगे जिंदगी में आसानी रहेगी। मुस्तफ़ा की बात ने जलती पर तेल का काम किया था। क्यों आप क्या हमेशा हमारे घर में रहने वाले क्यों आप क्या हमेशा हमारे घर में रहने का इरादा रखते हैं? दुआ ने जलकर कहा था। नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का इरादा रखता हूँ। क्या मतलब? दुआ ने कंफ्यूज होकर पूछा था। मतलब भी समझ में आ जाएगा, तुम थोड़ा सब्र तो करो। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। चलो घर आ गया, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, करके आऊंगा। हाँ तो जाए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं कौन सा आपके इंतजार में मरी जा रही हूँ? वो पहले ही गुस्से में थी, फिर जलकर बोली, जिस पर मुस्तफ़ा ने क्या क्या लगाया था। आज नहीं कर रही, आगे तो करोगी ना? नहीं, मेरा दिमाग इतना खराब नहीं है। जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करके वो अंदर चली गई थी। लेकिन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, दिमाग के साथ साथ नीयत भी। वो मुस्कुराते हुए यही सोच रहा था। उसे अंदर जाते देखा। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर हुई, इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जिस दिन से तारक भट्टी ने इसे दुआ के हवाले से धमकी दी थी, वो दुआ को एक सेकंड भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि तारक भट्टी ने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तारक भट्टी जान चुका था कि दुआ इसकी कमजोरी है। अब वो बहुत जल्द दुआ और अपना फैसला करना चाहता था। आज सादिया की बहन की मानियो थी। दुआ ने जानबूझकर मुस्तफ़ा का दिलाया हुआ ड्रेस नहीं पहना था। वो पुराना ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे आ गई थी। तुमने ये ड्रेस क्यों पहना? कितना प्यारा ड्रेस लाया था। मुस्तफ़ा ने कहा, मुझे आपका प्यारा सा ड्रेस पसंद नहीं है और मैं वो नहीं पहनूंगी। दुआ हमेशा अपनी पसंद की चीजें लेती है। दुआ ने इसे बताना जरूरी समझा था। हाँ बाबा ठीक है, आज के बाद अपनी पसंद की चीजें लेना, लेकिन आज तो वही वाला पहन लो। क्या सहेली की शादी में पुरानी ड्रेस पहनकर जाओगी? मुस्तफ़ा ने समझाते हुए कहा था। जी नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती तो वो नहीं इस्तेमाल करती। ठीक है, अगर तुम वो ड्रेस नहीं पहनोगी तो तुम शादी पर नहीं जा सकती। मुस्तफ़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा था। मैं जाऊंगी और अपनी पसंद की ड्रेस पहन कर जाऊंगी। आप मुझे रोक नहीं सकते और हर बात पर मुझ पर ऑर्डर चलाना बंद करें। दुआ ने गुस्से से कहा था। ठीक है, तुम कहीं नहीं जा सकती। मुस्तफ़ा ये कहकर बाहर निकल गया। चाचा चाची जब तक ये ड्रेस चेंज करके नहीं आएगी, ये घर से बाहर नहीं जा सकती। आप भी इसे कहीं नहीं लेकर जाएंगे। गोया इसने मामा पापा पर भी आर्डर चलाया था। मामा पापा इन्हें समझाते क्यों नहीं है? इनकी हर बात क्यों मानते हैं? मैं इनकी हर बात नहीं मान सकती। मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहन के जाऊंगी। दुआ ने सिंधी अंदाज में कहा था। दुआ कितनी जिद्दी होती जा रही हो तुम, जाओ कपड़े चेंज कर लो, मुस्तफ़ा तुम्हें छोड़ आएगा। मामा ने गुस्से से कहा था। मुंह बुसुर कर कपड़े चेंज करने आ गई थी। मामा बाबा से नाराज सही, लेकिन वो सादिया की बहन की माइयों को नहीं छोड़ सकती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। गाड़ी में बैठते ही मुस्तफ़ा ने कहा था। दुआ बदले में कुछ भी नहीं बोली, बगैर खुदी से नवाजना जरूरी समझा था। बाबा कब आएंगे? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुस्तफ़ा से रेला बरबराया। दुआ ने सुनने की कोशिश की मगर नहीं सुन पाई थी। अकेले आने की जरूरत नहीं है, मैं लेने आऊंगा तुम्हें, किसी के साथ भी मत आ जाना, इसने इनडायरेक्टली सादिया के साथ कहा था। दुआ ने इसे 8 बजे का दुआ ने इसे 8 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन वो 7 बजे ही आ गया था। किसी को इसने दुआ को अपने आने की खबर देने का कहा और बाहर इसका इंतजार करने लगा था। 15-20 मिनट के बाद भी वो ना आई थी, तो इसे खुद ही अंदर आना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद वो इस लड़के के साथ खड़ी नजर आई। मुस्तफ़ा के माथे की रगें गुस्से से बाहर आ गई थी। इसे कभी गुवारा ना था कि दुआ किसी लड़की से इस तरह से बेतकल्लफ होकर बातें करती। वो इसके पास आया और बिना इस लड़के को मुखातिब की दुआ का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घसीट कर अपने साथ ले आया। मुस्तफ़ा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बैग फोन ऊपर पड़ा हुआ है, सादिया के कमरे में, मैं लेकर आती हूँ। 1 मिनट रुके। अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली थी, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि मुस्तफ़ा इसके साथ इस तरह से क्यों कर रहा है। बताओ लड़का कौन था? इसका हाथ छोड़कर इसे गाड़ी के साथ लगाए पूछ रहा था। वो सादिया के भाई हैं, यावर भाई। दुआ ने इसे भाई बोलकर जैसे बात ही खत्म कर दी। मुस्तफ़ा एकदम परसकून हो गया। तुम इसके साथ क्या बातें कर रही थी? मुस्तफ़ा ने फिर पूछा। मुझे बातें नहीं कर रही थी, मैं तो खड़ी तस्वीरें बना रही थी कि यावर भाई मेरे पास आए और बातें करने लगे। इसे लग रहा था कि मुस्तफ़ा में मामा वाली रूह आ गई है। सिर्फ मामा ने इसे इसकी जासूसी करने भेजा होगा, क्योंकि मामा भी इसे किसी लड़की के साथ बात करने नहीं देती थी। अब अगर मैं इनसे बात ना करती तो वो क्या सोचते कि इस लड़की को मैनर्स भी नहीं है। दुआ ने समझदारी से बोली थी। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा में तुम्हें इस तरह से किसी लड़की के साथ बातें करते हुए ना देखूं। सहेली की शादी पर आई हो ना, तो शादी हो गई शादी, अब घर चलो। फिर हुक्म दिया गया। दुआ का मूड बहुत खुशगवार था, जिसे वो खराब नहीं करना चाहती थी। मेरा बैग और मोबाइल सादिया के कमरे में पड़ा है और मैं इसे मिलकर भी नहीं आई। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर 5 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी हुआ तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हें उठाकर ले आऊंगा। वो इसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। गोया धमकी दी थी और दुआ जानती थी कि अगर वो
और दुआ जानती थी कि अगर वो हाथ पकड़ कर घसीट कर अपने साथ लेकर आ सकता है तो उठा भी सकता है। जी मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, और 5 मिनट 3.5 मिनट में ही खत्म हो गए थे। वो वापस आ गई, देखा कितनी जल्दी वापस आई। दुआ ने फुली सांस में खुश होकर कहा था जैसे बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया हो। गुड गर्ल, आइंदा भी ऐसे ही मेरी सारी बातें मानना। चाचू डॉक्टर ने बाबा को इजाजत दे दी है घर आने की। मुस्तफ़ा ने आते ही खुशखबरी सुनाई। ग्रेट, कितना मजा आएगा, मैं तैयाबू से पहली बार मिलूंगी। दुआ ने खुश होकर कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुराया था। पहली बार तो नहीं, तुम बहुत पहले भी बहुत बार बाबा से मिल चुकी हो। मुस्तफ़ा ने इसे याद दिलाना चाहा। कब? मैं तो कभी भी नहीं मिली थी इनसे। बेटा तब तुम बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 साल की, जब हम आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट हो गए। मामा ने इसे बताया था। वो तो ठीक है मामा, लेकिन इसके बाद हम कभी ताया अब्बू और उनकी फैमिली से मिले क्यों नहीं? दुआ ने पूछा था। क्योंकि इस वक्त हमारे गांव में खानदानी दुश्मनी चल रही थी। हमारे दुश्मनों ने छोटू चाचा और उनकी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया था, और सुल्तान चाचा को भी कत्ल कर देना चाहते थे। इसलिए बाबा ने इन लोगों को आज़ाद कश्मीर भेजकर इनके सारे राब्ते खत्म कर दिए थे। एक दूसरे से दूर रहकर भी हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। 7 साल तक हम एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पाए। फिर कुछ अर्से पहले ये मसाइल हल हो गए और फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ। और वैसे भी ये राब्ता बहाल करना बहुत जरूरी था, आखिर हमारे फ्यूचर का सवाल है। क्यों चाची? इसने सारी बातें बताते हुए आखिर में हाजरा को भी अपने साथ शामिल करना चाहा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाजरा ने हामी भरी। मामा, ये दुश्मनी किस चीज़ की थी? दुआ अभी तक दुश्मनी पे अटकी हुई थी। जिस चीज़ की भी थी, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अब वो सारे मसले हल हो चुके हैं। अब तो बस हमारा मसला होगा अब तो बस हमारा मसला हल होगा, बस वो एक बार बाबा आ जाएं। बात करते करते आखिर में मुस्तफ़ा मुस्कुराया। इसके साथ हाजरा भी मुस्कुरा दी थी, लेकिन मुस्तफ़ा का मसला जानने में दुआ को कोई इंटरेस्ट ना था। इसलिए कल के फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करने चली गई थी। आज दुआ ने अपनी पसंद का ड्रेस पहना था और अपनी मर्जी से तैयार थी। तुम्हारी पसंद भी बुरी नहीं है। मुस्तफ़ा ने तारीफ नहीं की थी, मगर इतना कहकर बताना जरूरी समझा था कि वो अच्छी लग रही है। कम से कम आपकी पसंद से तो अच्छी ही है। नखरे मत दिखाओ, नखरे मत दिखाओ, चलो छोड़ दूं। क्या आज भी आप छोड़ने जाएंगे? मुझे बाबा ने आपको मेरा ड्राइवर रख लिया है क्या? अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। नहीं, लेकिन मैं अपनी मलकियत की जिम्मेदारी खुद उठाना पसंद करता हूँ। क्या मतलब? जब से मुस्तफ़ा आया था वैसे इसी तरह की अजीबोगरीब बातें करता था, जो दुआ के सर के ऊपर से निकल जाती थी। कितनी बार कहा तुमसे कि हर बात में मतलब मत पूछा करो। बाबा आ जाएंगे तो सारे मतलब समझ में आ जाएंगे तुम्हें। अब चलो, देर हो रही है और लेने में ही आऊँगा। सिर्फ एक बार बुलाऊं तो बाहर आ जाना, बल्कि मैं तुम्हारे फोन पर फोन करूंगा। मुस्तफ़ा ने बताया था। ओके ड्राइवर, इसने जानबूझकर ड्राइवर पर जोर देते हुए कहा था, लेकिन इसकी बात का मुस्तफ़ा ने बुरा ना मनाया। ओके मैडम, आपका ड्राइवर वक्त पर पहुंच जाएगा। इस दिन के बाद मुस्तफ़ा इससे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। यकीनन इससे दोस्ती करना चाहता था, ऐसा दुआ को लग रहा था। लेकिन अब दुआ से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। अब दुआ को ना तो अच्छा लगता था और ना ही इससे अब दुआ को ना तो वो अच्छा लगता था और ना ही इसे एक कज़न दोस्त चाहिए था। इसने सोच लिया था कि इसके पास जो फ्रेंड है वही अच्छी हैं, इसे और नहीं चाहिए। खासकर मुस्तफ़ा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। इसे मुस्तफ़ा से चिढ़ हो गई थी। इसका हर बात पे हुक्म चलाना, अपनी हर बात मनवाना दुआ को बिल्कुल पसंद आता। यहाँ तक कि इसे मुस्तफ़ा से बात करना, उसे देखना तक पसंद ना था। आज रात मेहंदी की रस्म थी, इसलिए दुआ ने मुस्तफ़ा को देर से आने के लिए कहा था, लेकिन 8 बजे से ही इसे बाहर बुलावा आ गया। खुशी से उठकर वो बाहर चली गई। इसे मुस्तफ़ा को वापस भेजना था। वो बाहर आए, मुस्तफ़ा को ढूंढने लगी। जब एक छोटी सी बच्ची इसके करीब आई थी। बाची, आपको पार्किंग एरिया के पीछे की साइड पर कोई मुस्तफ़ा भैया बुला रहे हैं। हद है, इन्हें तो यहाँ आना चाहिए था। अब इतनी दूर में अकेली कैसे जाऊंगी? सोचते हुए वो पार्किंग की दूसरी साइड जाने लगी थी, जो घर से काफी फासले पर बनी हुई थी। यहाँ पर पहुंची तो इसे 2 गाड़ियां और कुछ लोग नजर आए। शुक्र है मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। वो आगे पर गई। आगे दूर दूर तक मुस्तफ़ा की गाड़ी कहीं नहीं थी। इसे महसूस हुआ वो लोग जिनकी वजह से इसका डर जरा कम हुआ था, वो इसे अपने घेरे में ले रहे हैं। कुछ ही देर में वो सब लोग इससे कुछ फासले पर आगे पीछे खड़े थे। कुछ बोलने के बजाय वापस पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन वो लोग भी इसके पीछे आने लगे, जिसने भागने में बेहतरी सानी। वो लोग भी इसके पीछे भागने लगे। तो आज समझ चुकी थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इसने भागने में ही बेहतरी चली। वो लोग भी इसके पीछे भागने लगे। तो आज समझ चुकी थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इसे मुस्तफ़ा पे गुस्सा आ रहा था, जिसे यहाँ बुलाकर खुद ना जाने कहाँ चला गया था। भागते भागते इसकी हाई हील धोखा देकर टूट गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, किसी के मजबूत बाहू ने इसे सहारा दे दिया था। नजर उठाकर देखा तो शुक्र का कलमा पड़ा। इसे पे देखकर वो सब लोग पीछे की तरफ भाग गए थे। मुस्तफ़ा वो लोग, इससे पहले कि कुछ बोलती, मुस्तफ़ा का जोरदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। एक लफ्ज़ भी नहीं। मैंने मना किया था ना वहां से निकलने से, तो क्यों बाहर निकली? मैंने कहा ना मैं फोन करूंगा। किसने मुझे आकर बताया था कि आप मुझे लेने आए हैं, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। वहां पर एक बच्ची ने कहा कि आप पार्किंग की दूसरी साइड पर है, इसलिए गई थी। मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। तो वह इससे ज्यादा गुस्से से बोली थी। और आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? इसे गर्बान से पकड़कर झंझोड़कर बोला था। क्या लगता है आपको अगर मैं आपकी बात मान क्या लगता है मैं आपको कि अगर मैंने आपकी बात मान ली तो आपकी गुलाम बन गई हूँ? अब जो चाहे मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। सोचिएगा भी मत। अगर मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो इसमें भी गलती आपकी ही है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी आपको माफ ना करती। दुआ को यकीनन अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए रोते हुए बोली, आपने मुझे डरा रखा है। एक बार कहूँ तो बाहर आ जाना, वरना मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अपनी सहेलियों के सामने तमाशा नहीं बना सकती मैं। रोती हुई और गुस्सा करती सीधी मुस्तफ़ा के दिल में उतर रही थी। मुस्तफ़ा ने इसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया।
दुआ ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, अब मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगा, कल बाबा आ जाएंगे सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुआ ने इसे धक्का मारकर खुद को इसके एहसास से अलग किया था। दुआ को पहली बार किसी मर्द ने इस तरह से छुआ था। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की, और आइंदा इस तरह से मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। दुआ को मुस्तफ़ा का इस तरह से छूना अजीब जरूर लगा था, लेकिन बुरा नहीं, ना जाने क्यों उनसे एहसास के तहत इसे मुस्तफ़ा से शर्म आने लगी थी। मुझे घर जाना है, बस इतना कहकर वो आगे बढ़ गई और वो इसके पीछे चल दिया था। दुआ ने घर आते ही एलानिया तौर पर सबको बताया था कि मुस्तफ़ा ने इसे थप्पड़ मारा है, लेकिन ना तो मम्मा ने कोई अहमियत दी और ना ही इसके प्यारे बाबा ने। जरूर तुमने कोई गलती की होगी, मुस्तफ़ा इतना समझदार बच्चा है, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। बाबा को अपनी बेटी पे यकीन नहीं है। दुआ को दुख हुआ था। देखो बेटा, मुस्तफ़ा कोई तुम्हारी तरह बच्चा नहीं है जो ऐसी हरकतें करे। जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसे हाथ उठाना पड़ा, और वैसे भी बेहतर होगा कि अब तुम बचपना छोड़ दो, छोटी बच्ची नहीं रही हो तुम, और ऊपर से तुम्हारे ताया अब्बू चाहते हैं कि अपने बच्चों का घर बसता हुआ देखें, इसलिए हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी बचकाना हरकतें छोड़ो और अपनी जिंदगी को संजीदगी से लो। आज तो बाबा ने भी इसकी एक ना सुनी थी, और वो अभी सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह से। वो पहले ही से बुरा लग रहा था, और अब थप्पड़ मारने की वजह से मजीद चिढ़ होने लगी थी इसे। मामा बाबा की बेरुखी पर वो कमरे में आकर बहुत रोई, और इसने फैसला कर लिया था कि आज के बाद कभी मुस्तफ़ा की शक्ल नहीं देखेगी, और अगर गलती से शक्ल नजर आ भी गई तो पहचानेगी नहीं, और अगर मजबूरन पहचाना भी पड़ गया तो पहले दिन जितनी अहमियत देने की गलती नहीं करेगी। ये इसी दिन से इसके सर पर चढ़ा हुआ है, ऐसा दुआ को लग रहा था। सुबह सारे घर को अच्छे से साफ किया गया था, गेस्ट रूम भी खुलवाया गया। यकीनन तैयाबू आज आने वाले थे, इसलिए सुबह सुबह मुस्तफ़ा की सरू शक्ल देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि वो तैयाबू को लेने के लिए गया हुआ था। वो तैयाबू से पहली बार मिलने जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ तक कि इसने अपनी पसंद की डिश भी तैयाबू के लिए बनाई। मामा और बाबा इसकी एक्साइटमेंट देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इन्हें नहीं लगा था कि इतने सालों के बाद वो अपने तैयाबू से मिलकर खुश होगी, क्योंकि इसके सामने कभी लोगों का जिक्र तक न किया गया था। लेकिन जबकि दुआ तो फोन पर अपने तैयाबू को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना चुकी थी, और मुस्तफ़ा की शिकायतें भी लगाती थी। इस वक्त वो इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसने इन्हें रात वाले थप्पड़ के बारे में बताना था, और कुछ हो ना हो वो मुस्तफ़ा के बाबा थे तो यकीनन एक अदर थप्पड़ तो इसके लिए मार ही देंगे। इसके मुंह पर दुआ ने मुकम्मल प्लानिंग करते हुए सोचा था। फिर तैयाबू का कमरा साफ करने चली गई। कमरे के एक चीज को रगड़ रगड़ कर चमकाया, ताकि तैयाबू को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जब तैयाबू आए तो वह इनसे इस तरह से मिली जैसे बरसों से जानती हो। और फिर इन्हें जबरदस्ती आराम करने के लिए उठाकर कमरे में ले गई। मुस्तफ़ा जब दुआ देने के लिए नीचे आया तो इसने मुस्तफ़ा को हाथ से दबाइयां मुस्तफ़ा जब दुआ देने के लिए पीछे आया तो इसने मुस्तफ़ा के हाथ से दवाइयाँ इस तरह से छीनी जैसे वो मुस्तफ़ा के नहीं बल्कि दुआ के बाबा हूँ। वैसे भी मुस्तफ़ा जिस दिन से यहाँ पर आया था इसके मामा पापा इसके कम और मुस्तफ़ा के ज़्यादा लग रहे थे। दुआ ने इस बात का भी बदला लेना था। रात को वो बहुत देर तक से तैयाबू के पास से उठकर गई और इन्हें वक्त पर खाना और दुआ दी, और इनके परहेज का भी मुकम्मल ख्याल रखा। आधी रात को वो बाबा के कमरे से निकली तो मुस्तफ़ा को अपने बाप को देखना नसीब हुआ था, क्योंकि दुआ ने कमरा अंदर से ला कर रखा था ताकि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कल ही मीटिंग अपनी लाडली से एक बार बेटे का ख्याल नहीं आया। मुस्तफ़ा ने आते ही शिकायत की थी, 12-13 साल बाद इसकी शक्ल देखना नसीब हुई है, और तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल तो मैं रोज देखता हूँ, बाबा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, जिस पर मुस्तफ़ा भी मुस्कुराया था। खैर क्या कह रही थी आपकी लाडली? कहना क्या है, बस मेरा ख्याल रख रही थी। बाबा ने कोई भी राज फाश नहीं किया था, इसे कहना कि मेरा भी ख्याल रखे, आखिरकार आपका बेटा हूँ मैं। मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा था। हाँ तो ख्याल तो रखने ही आई थी ना, जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे तुमने इसे डांट कर भगा दिया। बाबा कसम से वो केक लेकर आई थी, और आप जानते हैं मुझे केक से कितनी नफरत है। फिर मोहतरमा आधी रात को मेरे लिए चाय बनाकर ले आई, जबकि डाइनिंग टेबल पर ही पहले ऐलान कर चुका था कि मैं रात को चाय पीता ही नहीं हूँ, और ऊपर से मुझे केस की इतनी टेंशन थी कि बार बार वो कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। बस इसलिए कह दिया कि इस तरह से मेरे कमरे में ना आए। और वैसे भी बाबा आपको तो सब जानते हैं, 12 साल से कितनी मुश्किल से रहा हूँ इसके बगैर, और मोहतरमा को याद तक नहीं। मुस्तफ़ा ने अपनी सफाई पेश करते करते इसकी भी शिकायत लगाई थी, और बाबा कसम से बेवकूफ़ तो इतनी है कि इंतहा नहीं। इसकी बातें सुनते सुनते बाबा मुस्कुराने लगे थे। खैर अब आप वो करेंगे जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। मुस्तफ़ा आपने मतलब पर आया था, तुमने मुझे बुलाया है? मैंने तो अपने भाई भाभी और बेटी से मिलने आया हूँ। पहली बात आपको यहाँ मैंने ही बुलाया है। दूसरी बात भाई भाभी से आपकी मुलाकात हो चुकी है, और तीसरी बात वो आपकी बेटी नहीं बहू है, ये याद रखें। नाश्ते की टेबल पर दुआ ने मुस्तफ़ा को अपने हुस्न से चारों शाने चत कर दिया था। दुआ अपनी सहेली सादिया की बहन की शादी में जा रही थी, जहाँ आज बारात आनी थी। मुस्तफ़ा तो कब से अपने बाबा को इशारा कर रहा था कि अभी बात कर ले, लेकिन बाबा ने इसे घूरा गोया कहा हो सब्र से काम लो। सब्र? वो जरेला बरबराया भी। 12 साल से सब्र ही तो कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा ने बेबाकत दिखाते हुए कहा था। मुस्तफ़ा बेटा तुमने कुछ कहा? चाची को लगा इसे कुछ चाहिए इसलिए कहने लगी। हाँ चाची, मैं ये कह रहा था कि मैं दुआ को छोड़ आता हूँ, तब तक बाबा को आप दोनों से जरूरी बात करनी है। मुस्तफ़ा ने बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। बाबा ने हैरानगी से मुस्तफ़ा को देखा, क्योंकि घर से निकलने से पहले मुस्तफ़ा ने कहा था कि जब तक दुआ की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक शादी की बात ना करे, क्योंकि बाबा चाहते थे मुस्तफ़ा की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। इस वक्त मुस्तफ़ा ने इन्हें सब्र करने को कहा था, और शायद इसी सब्र का बदला वो मुस्तफ़ा से ले रहे थे। ताया अब मुझे इनके साथ नहीं जाना। इनकी सोचों को दुआ की आवाज़ ने तोड़ा था। क्यों नहीं बेटा?
वैसे तो दुआ रात को ही इनकी अगली पिछली सारी वजूहात बता चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने पूछना जरूरी समझा। मुझे ये अच्छे नहीं लगते, ये हिटलर है, सरू है, अकरू है और हर बात पर हुक्म चलाते हैं। दुआ ने तैयाबों का साथ पाकर सब कुछ एक ही सांस में कह डाला था और इसकी बात पर मुस्तफा का दिल चाहा कि इसका मुंह सुई से सी दे। क्या मेरी बेटी जो कह रही है वो सही है मुस्तफा? बाबा ने पूछा, क्योंकि ये दुआ और बाबा की रात की प्लानिंग थी कि इसकी बेस्ट फ्रेंड तैयाबों के सामने मुस्तफा को डांटेंगे। इसका बदला पूरा होने वाला था, जिसके लिए वो बहुत खुश थी। बाबा, अब तक मैं इसके साथ जो भी किया है वो उसकी गलतियों का नतीजा था। ऐसी बेवकूफाना हरकतें करती है और अब मुझसे नरमी की उम्मीद रखती है। मुस्तफा ने एक सख्त नजर से देखते हुए मजबूत लहजे में कहा था। जी भाई साहब, मुस्तफा बिल्कुल ठीक कह रहा है। दुआ में बचपना बहुत है, मगर फिक्र न करें, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। दुआ जो दुख से अपनी माँ को देख रही थी, जो इसके साथ देने के बजाय मुस्तफा का साथ दे रही थी, फिर ये सोचने लगी, अचानक इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई थी। तुम ठीक कह रही हो अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा को भी इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। मैंने सुना है कि मुस्तफा ने दुआ पर हाथ भी उठाया है। बाबा साहब सख्त लहजे में गोया होते हुए दुआ का हौसला बढ़ा रहे थे। अब तुम दुआ को इसकी सहेली की शादी पर छोड़कर आओगे। जब तक तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा कहते हुए उठे और एक बात तुम सुन लो, खबरदार जो तुमने दुआ से जरा भी सख्ती से बात की। जाते जाते वह मुस्तफा को एक बार फिर से सख्त लहजे में बोले थे, जबकि दुआ का दिल चाहा कि स्पॉट पर तैयाबों का गाल चूम ले, लेकिन इस तरह से मुस्तफा को इसकी प्लानिंग के बारे में पता चल जाना था, इसलिए इसने ये काम बाद पर छोड़ दिया था। वो चली तो मुस्तफा भी इसके पीछे पीछे चल दिया था। इसे मैं यहाँ से निकलने की जल्दी थी, क्योंकि इसको पता था कि जब तक यहाँ से नहीं जाएगा बाबा इसके मतलब की बात कभी नहीं करेंगे। भाई साहब, हम तो कब से मुंतजर थे कि आप कब अपनी इमारत को लेकर जाएं। हाजरा खुश होते हुए बोली थी। तो ठीक है, आप देर नहीं करते। तुम लोग जानते हो कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं जानता मेरी सांस कितनी है और कितनी देर चल सकती है। मैं बस अपने बच्चों को हंसता बसता देखना चाहता हूँ। वह सब कुछ तो ठीक है भाई साहब, लेकिन दुआ अभी पड़ रही है। सुल्तान साहब ने वजह पेश की। आखिर बेटी के बाप थे, ने जल्दी अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनकी नस्लों में वो आज भी छोटी बच्ची थी। वो अभी पढ़ना चाहती है भाई साहब। तो मेरा मुस्तफा कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा? उन्होंने कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर पढ़ा लतीफा बोला, जिस पर वो दोनों हंस दिए थे। एहसान आलम बहुत छोटी सी उम्र में अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। बहुत कम उम्र में पता चल गया था कि इनका खानदान दुश्मनियों से घिरा हुआ है। इन्हें दुश्मनियों को निभाते, अपने खानदान को बचाते इनकी जिंदगी कब आखिरी मरहले पर आ गई वो खुद भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो अपनी सारी जिम्मेदारियां मुस्तफा के कंधों पर रख चुके थे, जबकि वो खानदानी दुश्मनी जिसके लिए वो इतने साल से अपने भाई से अलग रहे थे, 3 साल पहले मुस्तफा ने दुश्मनों को जैसे उखाड़ फेंका था। वो लोग काफी गैर कानूनी कामों में शामिल थे, जिसमें कत्ल और गैरत जना और स्मगलिंग शामिल थी। मुस्तफा ने इन पर ऐसे चार्जेस लगाए कि वो कभी जेल से ना निकल पाए थे। ये सब कुछ इसने अपने बाप को खुश करने के लिए किया था, ताकि वो एक सुकून की जिंदगी गुजार सकें। लेकिन सुकून भी ज्यादा देर इनके नसीब में न बन सका और इन्हें कैंसर जैसी बीमारी लाहक हो गई। गाड़ी में वो मुसलसल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से बैठी थी जैसे इसे जानती ही नहीं। यहाँ तक कि सादिया का घर भी आ गया। क्या मसला है दुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? न रह पाया तो पूछ ही लिया। शायद आप बूढ़े हैं। तैयाबू ने आपको मुझ पर हुक्म चलाने से मना किया है। इसने याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन दुआ मैं तुम पर हुक्म नहीं चला रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुस्तफा ने बताया था, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर मुस्तफा को गुस्सा आ गया था। तो अब बेकार में मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम पर हुक्म चला रहा हूँ। तुमसे बात करता हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मुस्तफा को अपनी जात का इस तरह से इग्नोर किया जाना हरगिज बचाना लगता था, क्योंकि आप मुझे जहर लगते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा करबे। मुझे ना तो आपसे बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके साथ यहाँ आई हूँ, जबकि सच तो यह है कि मैं आपके साथ एक लम्हा भी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहें। बात करते करते इसने मुस्तफा की चेहरे की तरफ देखा था। उसकी चेहरे की सख्ती देखकर एक पल में से चुप लग गई थी। इतना मासूम चेहरा और जुबान जहर उगलती है। तुम ना मुझसे बात करना चाहती हो, ना मेरी कोई बात सुनना चाहती हो, तो कान खोलकर सुन लो। फ्यूचर में तुम मेरी बात सुनोगी और तुम्हें बात करने के लिए भी कोई और मुयस्सर नहीं होगा। तुम मुझसे ही बात करने के लिए भी तरसोगी। ये तुम्हारी मजबूरी है। ना तुम यहाँ मेरे साथ आई हो जिंदगी भर जिंदगी के हर कदम पर तुम मेरे साथ चलोगी। और क्या कहा, जहर लगता हूँ मैं तुम्हें? तो मुबारक हो, सारी जिंदगी यही जहर खाकर मरोगी। इसकी आंखों में आंखें गाड़कर वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था। इसके गुस्से से डरकर वो फौरन गाड़ी से उतरी और सादिया के घर के दरवाजे से कहीं गायब हो गई थी, जबकि मुस्तफा की सख्त नजरें अभी तक सादिया के घर के दरवाजे को घूर रही थी। वो इसे नहीं देखना चाहती थी, ये इसकी अच्छी किस्मत थी कि इसे लेने के लिए बाबा आए थे। शुक्र है बाबा मुझे लेने के लिए आ पाए, वरना मैं तो डर ही गई थी। किससे डर गई थी तुम? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बाबा, आपके भतीजे से और मुझे कच्चा चपा जाएगा। हर वक्त गुस्सा इसके नाक पर सवार रहता है। आप इसे मेरे साथ ना भेजा करें। लेकिन बेटा, तुम्हें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से कैसे गुजारोगी तुम सारी जिंदगी इसके साथ? बाबा की बात पर दुआ के कान खड़े हो गए। सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा हुए थे। हाँ बेटा, सारी जिंदगी तुमने और मुस्तफा ने सारी जिंदगी एक साथ रहना है। लेकिन क्यों बाबा? दुआ को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम दोनों की शादी कर रहे हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं। मेरी बेटी गैरों में नहीं जाएगी। मुस्तफा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। एक मिनट बाबा, मैं मुस्तफा से शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हमारे नेचर बहुत अलग है। वो उम्र में मुझसे कितना बड़ा है। अभी मैं पढ़ रही हूँ। दुआ ने एक साथ कितने ही रीजन दे दिए थे, जिसपे जैसे बाबा अभी इससे मुस्तफा के साथ रुखसत कर रहे हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। और वो
वो भी कभी नहीं मानेगा। इसे यकीन था कि मुस्तफ़ा भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वो कौन होता है ना मानने वाला, हम मान चुके हैं। और अब हम इसके या तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निकाह तुम दोनों का बचपन में ही हो चुका है। अब तो सिर्फ रस्म अदा करनी है। बाबा ने पहले मुस्तफ़ा का नाम लेकर इसके होश उड़ाए थे और अब निकाह का बताकर एक और बम फोड़ चुके थे। तो आप यकीनी से कभी अपने बाप को तो कभी सड़क को देख रही थी जो तेजी से इसके घर की तरफ जा रही थी। तो क्या मुस्तफ़ा जानता है इस निकाह के बारे में? दुआ के जहन में पहला सवाल ये आया, लेकिन अनजाने में ये सवाल अपने आप से पूछने के बजाय वो काफी ऊंची आवाज में बोली थी। हाँ, वो तो बचपन से जानता है, जब वो 13 साल का था और तुम 4 साल की। बाबा ने इसके सवाल को जवाब दिया था। तो क्या आज सुबह मुस्तफ़ा ने जो कहा वो सब कुछ सच करके दिखाएगा? चाहते हैं जब सुल्तान साहब के पीछे दुआ घर में दाखिल हुई। बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अब हमें तुम्हारी। वैसे भी हमारी बेटी आ गई है। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब मुस्तफ़ा ना माना तो दुआ के आने की भी एक अलग ही खुशी हुई। बेटा जल्दी से लूडो लेकर आओ, आज मैं और मेरी बेटी लूडो खेलेंगे और लोगों को जलाएंगे। उन्होंने मुस्तफ़ा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, लेकिन दुआ शायद इनकी बात ना सुन रही थी और बिना कुछ बोले सीढ़ियां चढ़ने लगी। सुल्तान, कहीं तुमने मेरी बेटी को डांटा तो नहीं है? वो सुल्तान साहब के साथ घर वापस आई थी तो मुस्तफ़ा के डांटने की तो कोई चांस ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधा सुल्तान को घेरा। नहीं भाई साहब, मैंने डांटा नहीं, मैंने इसे मुस्तफ़ा और उसके रिश्ते के बारे में बताया है। मैंने सोचा घर में शादी की बातें चल रही हैं तो इसे भी अनजान नहीं रखना चाहिए। लेकिन चाचू, इस तरह से अचानक बताने की क्या जरूरत थी? हम इसे आराम से सुकून से भी तो समझा सकते थे। इस तरह से अचानक पता लगने से वो हर्ट हो सकती है और हम कौन सा आज ही रुखसती कर रहे हैं। दुआ का रिएक्शन देखकर मुस्तफ़ा को यही लग रहा था कि दुआ को इनके निकाह के बारे में बताकर अच्छा नहीं किया गया था। नहीं बेटा, भाई साहब शादी जल्दी चाहते हैं और ये गलत नहीं है। दुआ को इस रिश्ते की समझ होनी चाहिए। और मैं नोट कर रहा हूँ, दुआ तुमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है, ना जाने कि तुमसे इतना चिढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी के पहले वो तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सोचे और समझे, लेकिन जब तक वो इस रिश्ते की नज़ाकत को नहीं समझे कि वो ये रिश्ता कबूल नहीं कर पाएगी। और मुझे लगता है कि इस रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई मसला ना हो। फ्यूचर के चक्कर में मेरी लूडो गेम तो रह गई ना, अब कौन खेलेगा मेरे साथ? तैयाबू ने इनका मसला एक साइड पर रखकर अपना मसला कश्मीर बनाया, जिस पर सब हंसने लगे थे। जी, आपका ये मसला भी हल करते हैं, बताइए कहाँ है लूडो? मैं लेकर आता हूँ, मुस्तफ़ा ने उठते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी टेंशन फ्री होना चाहता था। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं खेलूंगा। अपनी बेटी का मूड देखा है आपने? सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर रही। हाँ, तो तुम्हारी वजह से इसका मूड खराब हुआ है। जाओ इसे मनाओ और नीचे लेकर आओ ताकि मैं इसके साथ अपनी टीम बनाकर लूडो खेल सकूं। बाबा, मैं जाऊं? आप जानते हैं ना इसका मूड मेरी वजह से खराब हो रहा है। मुझे देखकर इसका मुंह पर 12 बज जाते हैं। गोया आज तो इसे झटका दिया गया था। इसने निकाह वाली बात की तरफ इशारा किया जिस पर सब हंसने लगे थे। ठीक है, मत जाओ, मैं खुद जाता हूँ अपनी बेटी को मनाने के लिए, और ये भी कह दूंगा कि अगर मुस्तफ़ा इसे पसंद नहीं तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा से अच्छे लड़के भी हैं इस दुनिया में। उठते उठते उन्होंने मुस्तफ़ा को डराया था। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ ना। वो ऐसे कमरे की तरफ भागा जैसे सच में बाबा दुआ की शादी कहीं और करवा देंगे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दुआ की सिसकियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो जब से आई थी तब से रो रही थी। बेड पर आ रही थी छिलेटी, आंखें सख्ती से बंद किए, मुंह दूसरी तरफ किए वो रोने में मसरूफ थी। मुस्तफ़ा आहिस्ते से इसके करीब आया, जमीन पर बैठ के इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। यह हक तो मुस्तफ़ा के पास कहीं सालों से था, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका आज ही मिला था। पापा, मुझे मुस्तफ़ा से शादी नहीं करनी, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत खराब है। आप प्लीज शादी से इनकार कर दें। और वैसे भी बाबा, बचपन की निकाह की कोई अहमियत नहीं होती, हम तलाक ले लेंगे। दुआ अपनी तरफ से बहुत समझदारी की बात कर रही थी और खुद को सुल्तान साहब से ज्यादा टूटा हुआ महसूस करवा रही थी। जब इसे अपने सर पर वजन महसूस हुआ, नरमी से बालों में चलता हाथ कब इसके बाल जकड़ गए, इसे समझ में नहीं आया था। आदत की शिद्दत इसके मुंह से बस इतना ही निकला था, ना तो वो अपना सर उठा पा रही थी और ना ही गर्दन हिला पा रही थी। तुम मुझसे तलाक चाहती हो? बेहद करीब से मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनते ही दुआ के रोंगटे खड़े हो गए थे। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो बेहद गुस्से से बोलने के बावजूद भी अपना आप छुड़वा नहीं पाई थी। ये क्या बकवास तुमने मेरे सामने की है? अगर घर में किसी के सामने की तो जुबान गद्दी से खींच लूंगा। मैं कहती हूँ छोड़े मुझे। जब सारा जोर लगाने के बाद भी अपना आप छुड़वा नहीं पाई तो गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, ठीक है छोड़ रहा हूँ, उठो अपना मुंह सीधा करो और चलो नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया था। मैं सबको बताऊंगी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, सुना आपने? क्योंकि शादी इंसानों के साथ की जाती है और मेरी नज़र में आप इंसान ही नहीं है। गुस्से से पैर पटकती वो वॉशरूम में चली गई थी। हाँ, शौक से सबको बताना, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमसे बहुत सारे हिसाब विभाग होंगे, जितना तुमने मुझे तंग किया है सबका बदला लूंगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए और छेड़ने लगा था, क्योंकि मुस्तफ़ा को वो चिढ़ती हुई गुस्सा करती पसंद थी, ना कि रोते आंसू बहाती। वो चाहता था कि पहली मुलाकात की वजह से इस पर मुस्तफ़ा का कुछ खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन तब मुस्तफ़ा सिर्फ अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। इसका अभी शादी करने का कोई इरादा न था। वो चाहता था कि दुआ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, लेकिन दुआ को देखने के बाद इसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने शादी का फैसला कर लिया था। लेकिन इसे इस बात का ज़्यादा डर था कि लेकिन इसे सबसे ज़्यादा डर तारक भट्टी की धमकी का था, जिसने यासर खान को न छोड़ने की सूरत में दुआ को अगवा करने की धमकी दी थी। और मुस्तफ़ा दुआ के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो खुद इसे इस निकाह के बारे में बताना चाहता था। इसे ये भी बताना चाहता था कि यह निकाह इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। लेकिन इससे पहले चाचू ने दुआ को सब कुछ बताकर इसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। अभी तक वो यही सब कुछ सोच रहा था जब दुआ वॉशरूम से बाहर आई। इसकी आंखें सूजी हुई थी और बहुत सुरख थी। अगर वह दुआ को निकाह के साथ ये भी बताता था कि वो उससे मोहब्बत करता है तो यकीनन वो अपनी हालत इतनी न बिगाड़ती।
वो इसे जबरदस्ती कमरे से तो बाहर लेकर आया था, लेकिन जबरदस्ती इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाया था। ना तो आज इसने कोई शोर मचाया था और ना ही कोई हल्ला गुला किया, बस खामोशी से बैठी रही। इसे समझ आ चुका था कि अगर मुस्तफा के साथ मजीद लड़ती या बदतमीजी करती तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुस्तफा इससे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है कि बचपन से जुड़े रिश्ते को ढाल बनाएगा। ये दुआ ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि इसने मुस्तफा के साथ ऐसा क्या बुरा किया है जिसके बदले में वो इसके साथ इस तरह से कर रहा था। बेटा तुम इस तरह से खामोश क्यों हो? तैयाबू से रहा ना क्या तो पूछने लगे। हाँ दुआ क्या हुआ है, तुम्हें तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुस्तफा ने पूछा था। वो भी कब से इसके उदास चेहरे की वजह जानना चाहता था। तैयाबू मुझे ये शादी, इससे पहले कि वो कुछ कहती बाबा बोल पड़े। कुछ नहीं भाई साहब, इसका दिमाग खराब हो गया। ये कहती है इसे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि ये पढ़ना चाहती है, लेकिन बेटा तुम्हारी रिजल्ट से हम सब वाकिफ हैं। अगर तुम पढ़ाई में कुछ अच्छी होती तो हम तुम्हारी शादी जल्दी करने के बारे में नहीं सोचते। बाबा ने ऐसे कहा जैसे कह रहे हो कि अपना मुंह बंद रखो, हमारी गुड़िया कोई पढ़ाई का ताना नहीं देगा। तुम कौन सा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? वो दुआ की उतरी हुई शक्ल देकर बोले, देखो बेटा अगर तुम पढ़ाई चाहती हो तो तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। वो ये नालायक तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मुस्तफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। लेकिन बेटा तुम दोनों की शादी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। तैयाब वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दुआ कुछ से उठकर सोफे पर इनके साथ आ बैठी थी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। इनके सीने पर सर रखकर वो रोने लगी थी। इतने सालों के बाद तुझसे कोई रिश्ता मिला था, इसे पता चला था कि इसके माँ बाप के अलावा भी कोई रिश्ता होता है। अरे मेरी बेटी तो रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, और एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर तो रिश्ते लेने के लिए तब भी इनकार कर दूंगा। उन्होंने इसे खुश करने की कोशिश की थी। अगर तुम इजाजत दो तो हम शादी की तैयारियां शुरू करें, इसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा था। दूल्हा चेंज करने का ऑप्शन है? रोते रोते और सवाल पूछा, जिस पर मुस्तफा ने आंखें फाड़ कर से देखा था। नहीं बेटा, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मुस्तफा भी मुस्कुरा दिया था। सर में दर्द की वजह से बहुत कोशिश के बावजूद जब नींद ना आई तो उठकर नीचे चली आई थी और अपने लिए चाय बनाने लगी। अभी इसने पानी रखा ही था कि पीछे से मुस्तफा किचन में दाखिल हुआ। एक कप चाय मेरे लिए भी, एक और हुक्म। इसने कच्चा छपा जाने वाली नजरों से इसे देखा था। आप तो रात को चाय नहीं पीते, तंजिया कहा। हाँ नहीं सोता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि आदत डाल लूँ। अब शादी के बाद तुम रोज रात को अकेली चाय पियोगी तो मुझे तुम्हारे साथ देना पड़ेगा ना। इसने जिस अंदाज में तंज किया था, इसके मुकाबले में जवाब बहुत मोहब्बत से आया था। देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है तैयाब और ना ही बाबा, तो आप मुझसे इतनी नरमी से बात करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप पर सूट भी नहीं करता मेरे साथ इतना नॉर्मल होना। जबकि आज आप मुझे साफ साफ बता चुके हैं कि शादी आप बदला लेने के लिए कर रहे हैं। सारे दिन का जमा किया हुआ गुब्बारा वो निकाल रही थी। तो अब मैं तुमसे किस बात का बदला लूंगा यार? सुबह तुमने बदतमीजी की, तलाक की बात की, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने डांट दिया, और सच कहूँ तो मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने गुस्से में क्या कहा था। इतना कुछ बोलने के बाद भी दुआ कुछ ना बोली, बस अपना काम करती रही। ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा होगा, ठीक है आई एम सॉरी। देखो मैंने कान भी पकड़ लिए। वो सचमुच में अपने कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था, लेकिन दुआ जानती कि ये सब कुछ सिर्फ इसे बहलाने के लिए कर रहा है। सच सिर्फ वो है जो आज सुबह इसने कहा था। चाय बना के जब वो जाने लगी तो वो इसके रास्ते में आ गया। दुआ मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार। मुस्तफा इसे जितना अपनी जात को इग्नोर करने से रोकता था, अब ये इतना ही इसे इग्नोर कर रही थी। ठीक है मेरा रास्ता छोड़े, दुआ ने जान छुड़ाते हुए कहा था। ठीक है यानी कि तुमने मुझे माफ कर दिया, अब तुम मुझे सॉरी बोलो। इसका रास्ता छोड़ने के बजाय एक और हुक्म दिया। क्या? दुआ इसे देखकर रह गई थी। मैं क्यों सॉरी बोलूं आपको? दुआ ने पूछना जरूरी समझा, क्योंकि आज सारा दिन वही इसे तंग कर रहा था। दुआ ने तो इसे कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारा वो दूल्हा चेंज करने के ऑप्शन वाली बात मुझे बुरी लगी, इसलिए तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा, मुस्तफा ने किसी रूठे हुए बच्चे की तरह कहा था। मुस्तफा रास्ता छोड़े मेरा। दुआ को यकीन था क्या वो सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा है। तुम सॉरी बोले बगैर अपने कमरे में नहीं जा सकती। और ये क्या, तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? ये ले आप यही चाय पी ले, मुझे बस जाने दे। दुआ ने टेबल पर रखते हुए कहा था, पहले सॉरी बोलो फिर मेरे लिए चाय बनाओ। ये तुम्हारी चाय है, इसे तुम ही पियो। चलो शाबाश सॉरी बोलो। वो दुआ का चेहरा था मैं जबरदस्ती से सॉरी बुलवा रहा था। आई एम सॉरी। अब मेरा रास्ता छोड़ें। दुआ रोना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो रोने लगी। आज का दिन इसकी जिंदगी की तारीख के सुनहरी लफ्जों से लिखा जाना था, क्योंकि इससे पहले वो इतना ज्यादा कभी भी नहीं रोई थी। यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है? दुआ हमने सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, तो मुझे तुम्हें समझना है, इसलिए आज के बाद मेरे सामने ये बेफिजूल के आंसू मत बहाना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं था, तो हमेशा से अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहती थी। तुम्हारे माँ बाप की मर्जी में हूँ, इसलिए तुम्हारी ये आंसू सो कॉल्ड काम बेफजूल है। इसलिए नॉर्मल हो जाओ और नॉर्मल तरीके से अपनी होने वाली शादी को एंजॉय करो। इन सब की ख्वाहिश पर ध्यान दो जो एक दुल्हन की होती है, और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से आंसू बहाते हुए ना देखूं। तुम्हारी एक फैमिली है दुआ, जिसको तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं। और हाँ, आप कमरे में जाकर रोने धोने की जरूरत नहीं है, जाकर आराम से सो जाओ। कल हम शादी की शॉपिंग पर जाएंगे। मुस्तफा ने से जाने की इजाजत दी, लेकिन इसकी बात मानने के बजाय वो रोते हुए अपने कमरे में गई थी। बेवकूफ लड़की, बदले के लिए शादी कर रहा हूँ, बदला तो मैं बस इन आंसू का लूंगा जिसकी वजह से तुमने अपनी आंखें तबाह कर रखी हैं। अपने कहे के इन मुताबिक वो दुआ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जा रहा था। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मामा ने इसरार करके इसके साथ भेज दिया था।
सारे रास्ते वो कुछ ना कुछ बोलता रहा, लेकिन दुआ एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। यार दुआ छोड़ दो अब ये नाराज़गी, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, और वैसे भी हमने रात को एक दूसरे को सॉरी बोल तो दिया, तो अब ऐसे नाराज़ होने का क्या फ़ायदा। मुस्तफ़ा इसे बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुआ को इसकी बातों का कोई असर ना हुआ। शॉपिंग मॉल में भी वो कुछ भी ना बोली थी। मुस्तफ़ा ने दुआ की सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की। दुआ से राय दुआ से राह दुआ से राय लेने की दुआ से राय लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुआ ने जवाब देना ज़रूरी ना समझा था। दुआ यार, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी शादी नहीं हो रही कि तुम इस तरह से मुंह बना के बैठी हो। मुस्तफ़ा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। मुस्तफ़ा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन निकाल के इसे मजीद खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था। फिर आई वेडिंग ड्रेस की बारी। चलो सब मेरी मर्जी का था, मेरी पसंद का है। वेडिंग ड्रेस तुम खुद अपना पसंद करो, और अच्छा सा रेड कलर का, इस पर भी हुक्म दुआने से घूरा था। सब कुछ आपने अपनी मर्जी से लिया है तो ये भी ले लें, इसमें भी मेरी मर्जी जानने की जरूरत नहीं है। दुआ ने गुस्से से कहकर मुंह फेर लिया था। अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं कहता, तुम अपनी मर्जी से ले लो, तुम्हें जो पसंद है मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मुस्तफ़ा एक साइड पर हो गया था, जबकि दुआ अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद करने लगी, जहाँ रेड कलर के ड्रेस एक से एक उम्दा थे, लेकिन वो मुस्तफ़ा की पसंद को अहमियत नहीं देना चाहती थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे रेड के अलावा और कोई ड्रेस पसंद ना आया। मुस्तफ़ा जो पिछले आधे घंटे से बैठा इसे देखे जा रहा था, आखिर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस दुआ यार, अब हर चीज़ तुम्हारी पसंद की तो नहीं हो सकती ना, कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुस्तफ़ा ने समझाना चाहा। कुछ चीज़ें अगर आपको पता हो मुस्तफ़ा साहब, तो मुझे तो मेरी पसंद का दूल्हा भी नहीं मिला, और आप हर चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद मुझे हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दुआ ने एक-एक लफ्ज़ चपा-चपा कर कहा। चेहरे पर तल्ख़ मुस्कुराहट सजाकर उसने जताया था कि मुस्तफ़ा इसकी पसंद का नहीं है। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया तुमने। मुस्तफ़ा ने काउंटर पर खड़े होकर ड्रेस सेल्समैन की तरफ फेंका, इसे पैक करो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। दुआ ने इसे देखकर बेबसी से कहा था, तुम इसी के लायक ही नहीं हो कि तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी जाए। इसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी कल ही तो इसकी शादी की बात शुरू हुई थी और आज इसकी मेहंदी। ये सब कुछ क्या हो रहा था। दुआ ने अपनी शादी के बारे में ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। वो समझ सकती थी ये सब कुछ तैयाबों की तबीयत को मद्देनजर रखकर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी की उम्मीद ना थी दुआ को। साइमा ने अपने वादे के मुताबिक इसे मेहंदी की दुल्हन बनाया था। साइमा और सादिया के सामने वो खुद को खुश जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सादिया ने फिर भी इसकी चोरी पकड़ ली। नहीं सादिया, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तैयाबों की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं परेशान हूँ, इसने बात टालने वाले अंदाज में कहा था। लेकिन फिर भी यार, पोज अच्छे से बनाना, ये ना हो कि 10 साल बाद अपनी शादी के एल्बम देखो और अफसोस करो। साइमा ने इसको खुश करने के लिए कहा था, तो वो भी हंस दी, क्योंकि वो अपनी परेशानी में अपनी प्यारी सी सहेली को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें पता है, मैंने लॉन्ग लाची वाले गाने पे स्टेप बाय स्टेप डांस सीखी है। सारिया ने खुश होकर बताया। मैंने आंटी को कह दिया कि मिठाइयों का सारा काम मैं करूंगी, खासकर जलेबियों का। साइमा ने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा था। हाय मोटी, कभी तो खाने पीने की चीजों को छोड़कर कुछ सोच लिया करो। सादिया ने दुहाई दी थी। चलो उठो लड़कियों, से लेकर बाहर आओ, अभी थोड़ी देर में रस्म शुरू होने वाली है। मामा ने आकर इसके हंसते खेलते चेहरे पर उदासी फैला दी थी। एक ही घर में होने की वजह से दुल्हा और दुल्हन की रस्म गति की गई। सबके चेहरे पर खुशी थी, सिवाय खास करके ताया अब्बू तो खुशी से नाच रहे थे। दुआ तो खुश थी क्योंकि इसकी वजह से इसकी ताया अब्बू खुश थे। रस्म के बाद सादिया और जायमा ने लौंग लाची सॉन्ग पर ठुमके लगाए कि आने वाले 10 साल भी ये मेहंदी की रात याद रखी जाएगी, क्योंकि जायमा ने सादिया की सारी डांस का बेदागर कर दिया था। फिर बदले में डांस के दौरान सादिया ने भी जायमा की वो दुर्गत बनाई कि जायमा मरते दम तक ना भूलती। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे पार्टनर रख लिया मैंने। दुआ तुझसे अच्छी डांस करती है। सादिया को अपनी डांस खराब होने का बहुत ज्यादा अफसोस था। हाँ तो इसी को उठा लेती, मेरी मिन्नतें क्यों कर रही थी। रस्म खत्म होने के बाद दुआ उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुस्तफा ने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ लिया। सबने डांस की, या दुल्हा दुल्हन तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब हमारी बारी। मुस्तफा इसे जबरदस्ती अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर आया और सबके साथ मिलकर डांस करने लगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी डांस करती हो, मुझे देखना है। यकीनन जब सादिया और साइमा बात कर रही थी तब इसका ध्यान इसकी तरफ था। मुस्तफा मुस्कुरा कर इसके साथ डांस कर रहा था, जबकि दुआ का दिल चाह रहा था कि इसके होंठों से हंसी निचोड़ कर सूखने के लिए डाल दे। मैं सब कुछ बर्दाश्त करूं, इस तरह से तो मुझे बिल्कुल अपना गुलाम समझ लेगा। मुझे इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, अपने हक में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मेरी आवाज मेरी मामा बाबा नहीं सुनी नहीं। कोई बात नहीं मुस्तफा, मना लो अपनी खुशियां। तुम मुझसे बदला लेने के लिए शादी कर रहे हो। अब तुम देखना कि शादी के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सारी जिंदगी ये शादी याद ना रही तो मेरा नाम भी दुआ नहीं। तो अभी मुस्तफा को तंग करने के मंसूबे बनाने लगी थी, क्योंकि इसने सोच लिया था कि जिंदगी में शादी एक बार होनी है, इसलिए मुंह बनाकर बैठने से अपनी शादी का एल्बम नहीं खराब करना चाहती थी। इसने फैसला कर लिया कि अब वो तया अब मामा और पापा के सामने खुश रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि उदासी से वो इन्हें तकलीफ पहुंचा रही थी। मैं तुम्हारी वजह से अपने ताया अब्बू मामा और पापा को तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि जिंदगी बस शादी का नाम नहीं लोगे। सोचो, मैं मुस्तफा को मुखातिब करके वो चेंज कर रही थी। मुस्तफा इसे अपने साथ किसी फ्लैट में लाया था, जबकि दुआ को मुस्तफा के इरादे कुछ खतरनाक लग रहे थे। वो सिर्फ
मामा पापा और तैयबू के सामने खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि मुस्तफ़ा के सामने इसका रवैया ऐसा ही था। तो फिर वो इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया था? आखिर क्या चाहता है वो? ये समझना दुआ के लिए थोड़ा मुश्किल था। आजकल वो इस पर कोई हुक्म नहीं चला रहा था और ना ही गुस्सा कर रहा था। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? रहा ना गया तो पूछ ही लिया, घर दिखाने के लिए और क्यों? मुस्तफ़ा इसी के अंदाज में बोला था, घर दिखाने के लिए क्यों लेकर आए हैं आप मुझे? दुआ ने नासमझी से पूछा था कि हम शादी के बाद यहीं रहने वाले हैं। मुस्तफ़ा ने इसकी अकल पर मातम करते हुए इसकी मुश्किल हल की थी। तो आप इस तरह से बदला लेंगे आप मुझे, ताकि मैं घर से किसी को बता भी ना सकूं कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करूंगी तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो सबको गिन गिन कर बताऊंगी। ये मत सोचिएगा कि आपकी जुल्म और सितम पर मुंह बंद करके बैठी रहूंगी। दुआ तेजी में क्या बोल गई थी इसे खुद भी नहीं पता था, जबकि मुस्तफ़ा इसकी बात पर शौक ठोकर से देख रहा था। मैंने कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं तुम पर, जो तुम गिन गिन कर सबको बताने वाली हो? मुस्तफ़ा ने हैरान और परेशान होकर पूछा, जबकि दुआ को अब जवाब नहीं सूझ रहा था। आप नहीं तोड़े, लेकिन शादी के बाद तो तोड़ेंगे ना? दुआ इसकी मालूमात में इजाफा किया था। दुआ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम पर जुल्म करूंगा? मुस्तफ़ा भी यकीनी से पूछ रहा था। तो क्या ये लड़की इससे इस हद तक बदगुमान थी? मुझे नहीं पता, चलें घर चलना है। दुआ ये कहकर फ्लाइट से बाहर निकल गई थी, जबकि मुस्तफ़ा का दिल चाह रहा था कि वो अपने हब्बों के छोटे से घर को कब्रिस्तान बना दे। शादी की सब छोटी बड़ी रस्में हो चुकी थी। अब सिर्फ रुखसती बाकी थी। जब दुआ ने सादिया के हाथों खुजली पाउडर मंगवाया था, पहले तो सादिया हैरानगी से देखती रही, फिर सोचा कि इसकी सहेली वैसे भी सबसे पंगे करती रहती है और अब तो किसी और के साथ करने वाली होगी। जबकि दुआ अपना प्लान बहुत होशियारी से सोच रही थी। तुम्हारे सारे अरमानों को जनाजा ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी दुआ नहीं। मुस्तफ़ा साहब खुद ही दिल में मुस्तफ़ा से महातब थी, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा खुद ही अपनी शादी में सारे काम कर रहा था। इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, वली, और वो बेचारा क्या क्या करता। इसने मुस्तफ़ा को साथ लगाकर सारा काम बराबर में करवाया था। अब बस मुस्तफ़ा का एक ही काम बचा था, दुआ को पार्लर छोड़ना। मुझे लग रहा है मेरी शादी नहीं है, बल्कि मेरे किसी कज़न की शादी है, जिसकी शादी में सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा काफ़ी थक चुका था। होता है भाई, मेरी शादी में मेरा भी यही हाल होगा। वली ने भी इसे परेशान करना शुरू कर दिया था। मुस्तफ़ा बेटा, दुआ को पार्लर छोड़कर आओ, चाची ने आकर कहा था। जा मेरे यार, जा शादी से पहले दीदारी यार कर ले। वली ने लुकमा दिया, जिस पर मुस्तफ़ा सर खुजाता बाहर निकल गया था। दुआ घर से निकली और गाड़ी के करीब मुस्तफ़ा को खड़े देकर हंस पड़ी। ये अल्लाह सोचकर इतना मजा आ रहा है, जब ये मेरे सामने होगा तो कितना मजा आएगा। इसकी हंसी मुस्तफ़ा ने नोट की थी। कौन सा लतीफ़ा यार करके हंस रही हो? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा था। आपको रात को सुनाऊंगी, शर्मा कर कहा था। मुस्तफ़ा को करंट लगा था। मुस्तफ़ा को डर था कि इसके लतीफ़े का नाम मुस्तफ़ा ही ना हो। क्या प्लान किया है तुमने मेरे खिलाफ? सच सच बताओ, मुस्तफ़ा ने फौरन पूछा था। कहा ना रात को बताऊंगी। तो इसी के अंदाज में बोली थी। मेहंदी ने बड़ा अच्छा हंसा रंग छोड़ा है तुम्हारे हाथ पे। मुस्तफ़ा ने इसकी मेहंदी से बड़े हाथ देखे थे। हाँ, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि सास बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन मैंने बताया कि वो तो है ही नहीं, तो वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती हैं? तुम्हारी सहेली के पास आधी इन्फॉर्मेशन है। मेहंदी का रंग सास की मोहब्बत का नहीं, शोहर की मोहब्बत का होता है। मुस्तफ़ा ने इसे अपने मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो भी दुआ थी, कहाँ इसकी सुनने वाली थी। मुस्तफ़ा, यहाँ पर कोई नहीं है, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चितलाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मुस्तफ़ा इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता, इसे रात का इंतजार करना था। सब कुछ हो चुका था, मेहमान भी आ चुके थे। बस कुछ ही देर में मुस्तफ़ा ने दुआ को पार्लर से लेने के लिए जाना था, लेकिन जाने से पहले वो सारा काम खत्म करके जाना चाहता था। बेटा, बहुत देर हो गई है, अब तुम भी जाओ, दुआ को लेकर आओ। बेटा, तुमने बहुत थका दिया आज। ये तो सादिया और ज़ाइमा जिद करने लगी कि सारा काम वो करेंगी, इसीलिए वो दुआ के साथ पार्लर नहीं जा पाई, वरना वो इसे अपने साथ ले आती। कोई बात नहीं चाची, सारी जिंदगी इसकी जिम्मेदारी मैंने ही संभालनी है, और आज तो वैसे भी बहुत खास दिन है, शुरुआत आज से ही करते हैं। आप परेशान ना हो, मैं बस अभी से लेकर वापस आता हूँ। बाबा, आपने दवाई ले ली ना? मुस्तफ़ा ने बाबा से पूछा था। नहीं, दुआ ने कहा था कि वो आकर देगी। बाबा, आप अपनी दवाई लें प्लीज, दुआ को मैं लेकर आता हूँ। कहा ना मेरी बेटी आकर मुझे दवाई देगी, और वैसे भी अब ये सारे काम इसी के हैं, तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मुझे संभाल लेगी। मुस्तफ़ा इनकी बातों पर आग भरकर रह गया था। ठीक है, संभालती रहे, लेकर आता हूँ आपकी लाडली को। मुस्तफ़ा ने पार्लर के बाहर आकर दुआ को फोन किया था, लेकिन दुआ का फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। ऐसे अब परेशानी होने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे से वो पार्लर के बाहर खड़ा था, लेकिन कितनी ही लड़कियां पार्लर से आ जा रही थी, लेकिन ना जाने इसकी दुआ कहाँ पर थी। इस तरह से पार्लर का दरवाजा खटखटाकर दुआ के बारे में पूछने से कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूर था। इसने पार्लर का दरवाजा खटखटाया तो खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली थी। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इसने मुस्तफ़ा से पूछा। जी, आप प्लीज दुआ को बाहर भेज दिए। दुआ, हाँ, आज इस नाम की दुल्हन बने। जी, आप प्लीज दुआ को बाहर भेजिए। दुआ, आज इसको दुल्हन बने यहाँ आना था, लेकिन वो तो आई ही नहीं। लड़की ने गोया इसके सर पर धमाका किया था। क्या मतलब नहीं आई? 3 घंटे पहले खुद ही मैं यहाँ पर इसको छोड़कर गया हूँ। आई एम सॉरी, इसकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो आज नहीं आई। आज इनकी शादी थी, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। लड़की ने मासूम थमाना अंदाज में कहा था, जबकि मुस्तफ़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है वो घर चली गई हो, ये लड़की मुझे तंग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुस्तफ़ा ये सोचकर घर की तरफ लेकर गया था। मुस्तफ़ा ये सब कुछ दुआ की शरारत समझकर घर वापस आ चुका था, लेकिन घर आकर इसे दूसरा झटका मिला, क्योंकि दुआ अभी तक घर नहीं आई थी। शाम के 6 बज चुके थे और दुआ की कोई खबर न थी। लोगों में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां होना शुरू हो चुकी थी। सुल्तान साहब गुस्से में कभी घर से बाहर निकल जाते तो कभी वापस आ जाते। कितने ही लोग दुआ को ढूंढने जा चुके थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन दुआ कहीं पर भी नहीं थी।
अगर दुआ की कोई शरारत थी तो इसने बहुत हल्का अगर ये दुआ की कोई शरारत थी तो इसने बहुत गलत हरकत की थी। दुआ का कहीं पता नहीं चल रहा था, लोगों में अलग हलचल मच चुकी थी। इन सब में बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। बाबा को डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया था, लेकिन दुआ की इस हरकत पर वो टेंशन लेने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक दुआ की कोई खबर न थी। बस कर दो बेटा, दफा करो, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुल्तान साहब ने कहा तो मुस्तफा हैरान रह गया था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचू, हमें दुआ को ढूंढना चाहिए, मुस्तफा ने हैरानगी से कहा था। नहीं बेटा, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है। इसने हर वो खुशी दी जो वो चाहती थी, लेकिन इसने क्या किया, आखिर मेरे मुंह पर कालख थोप कर भाग गई। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं, दुआ बच्ची है, नादान है, छोटी मोटी शरारतें करती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मेरी दुआ ऐसी नहीं है चाचू, मुस्तफा ने यकीन से कहा था। मुझे दुआ को ढूंढने जा रहा हूँ। आप बाबा के पास रहेगा। रात के 2 बजे बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर इनकी हालत को संभाल नहीं पा रहे थे। बाबा ने मुस्तफा को अपने साथ बुलाया। डॉक्टर मिलने से मना कर रहे थे, लेकिन बाबा के बार बार कहने पर इन्हें इजाजत मिल गई। मुस्तफा बेटा मेरी बात सुनो, तो नादान है, मैं जानता हूँ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन फिर भी अगर इसने शरारत में कोई ऐसी गलती की है तो मुझे माफ कर देना। मेरी दुआ को तकलीफ मत देना, मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा। बाबा की हालत मजीद बिगड़ रही थी। बाबा आपको कुछ भी नहीं होगा, दुआ वापस आ जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुस्तफा ने समझाना चाहा था। नहीं, तुम वादा करो कि तुम मेरी दुआ को कोई तकलीफ नहीं दोगे। बाबा ने मजबूत से मुस्तफा के हाथ थामे थे। बाबा के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। बाबा आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूं, मैं दुआ को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं दुआ को ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा की तबीयत मजीद बिगड़ रही थी, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। नर्स ने आकर कहा, जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे इतनी ही इनकी तबीयत मजीद खराब होगी। आप प्लीज बाहर जाकर बैठें, आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। मुस्तफा उठकर बाहर चला गया था। सुबह 5 बजे इसका फोन बजा, इसने बगैर देखे ही फोन उठा लिया था। मैंने तुमसे कहा था मुस्तफा अपनी कमजोरियों को बगल में लेकर नहीं चलते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब नुकसान के लिए तैयार हो जाओ। दुआ कहाँ है? मुस्तफा फौरन पहचान चुका था कि फोन पर कौन है, इसलिए इसने पूछा था। हाँ हाँ, मुझे लगा तुम पूछोगे ये कौन बात कर रहा है, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारी दुआ कहाँ है। हर वक्त जाया नहीं करते, तुम्हारी दुआ मेरे पास है। इत्मीनान से कहा गया था। क्या चाहते हो तुम? मुस्तफा जानता था कि वो अपने किस मकसद के लिए दुआ को डाल बना रहा है। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, तुम यासर खान को मेरे हवाले कर दो और आकर अपनी दुआ को ले जाओ। तुम मुझे मेरी कमजोरी दे दो और आकर अपनी कमजोरी ले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं क्या, तुम्हें बता दूं कि मेरे भौंके कुत्ते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बता दूं कि मेरे भूखे कुत्ते कब से हसरत भरी नजरों से दुआ को देख रहे हैं। अगर दुआ को कुछ भी हुआ तो तुम सारी जिंदगी जिंदा रहकर मौत की दुआएं मांगोगे। मुस्तफा गुस्से से दहाड़ा था। अगर चाहते हो तुम्हारी दुआ कुछ भी ना हो तो एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। फोन बंद हो चुका था। जाने कितनी ही देर मुस्तफा फोन को घूरता रहा था, फिर किसी फैसले पर पहुंचकर उठकर चला गया। कहाँ हो तुम? मैं यासर खान को लेकर आया हूँ। तुम दुआ को मेरे हवाले कर दो, यासर को खान को ले जाओ। मुस्तफा ने इसी नंबर पर फोन करके कहा था। मुझे यकीन था मुस्तफा तुम बेवकूफ नहीं हो, मेरी बात जरूर मानोगे। मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, इस एड्रेस पर यासर खान को ले आओ और कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। मुस्तफा के लिए इस वक्त सबसे जरूरी दुआ की जान बचाना था। मुस्तफा इसके भेजे हुए बत्ते भाई यासर खान को लेकर आया था। यकीन कोई अड्डा था जहां डारक भट्टी छुप कर बैठा हुआ था। ऐसे कितने ही अड्डे इस शहर में थे जिन्हें तारक भट्टी चलाता था। यासर खान के सामने आते ही तारक भट्टी दुआ को लेकर सामने आ गया। इसने दुआ के बाजू से पकड़ा था और सर पर बंदूक रखी हुई थी। मुस्तफा आगे बड़ा जब आवाज आई, वही रुक जाओ मुस्तफा, आगे आने की जरूरत नहीं। तुम यासर को इस तरफ भेजो और मैं दुआ को भेजता हूँ। वो यकीन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिस्क तो इस वक्त मुस्तफा को भी नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तुम दुआ को इस तरफ भेजो, जितने कदम दुआ उठाएगी इतने ही यासर उठाएगा। मुस्तफा ने कहा, लेन देन के मामले में तुम बहुत अच्छे हो इंस्पेक्टर मुस्तफा। हैदर, मुझे मंजूर है। इस डील के मुताबिक इस तरह से दुआ को जबकि दूसरी तरफ से यासर को भेजा गया, लेकिन आधे रास्ते में दुआ रुक गई। तारक अंकल मेरा लहंगा तो दीजिए, पीछे मुड़कर कहने लगी, जबकि इसकी बात पर मुस्तफा का दिल चाहा कि इसका सर फोड़ दे। दुआ चलो हम लहंगा ले लेंगे, मुस्तफा ने समझाना चाहा, क्योंकि इस वक्त दुआ को इस खतरनाक जगह से निकालना चाहता था। ऐसे कैसे और लेंगे, इतना महंगा है। वो मेमा ने कहा था कि मुझे बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करने देंगी। लहंगा नया लेंगे तो कितना क्या फजूल खर्ची नहीं होगी। तारक अंकल लाएं, मेरा लहंगा दे। दुआ आप भी जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन मुस्तफा तेजी से इसके करीब आया, उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगा था। छोड़े मुझे, अगर मेरा लहंगा नहीं मिला तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। दुआ ने धमकी दी थी। दुआ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम और लहंगा ले लेंगे। इस वक्त यहाँ से चलो। मुस्तफा समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाए कि वो इस वक्त कितने बड़े खतरे में है। मैंने कहा ना, अगर आपने मेरा लहंगा नहीं लाया तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। वो जिद्दी लहजे में बोली थी। क्या मतलब शादी नहीं करोगी? शादी आप तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। बहुत सता लिया है तुमने मुझे, एक समय की मोहलत नहीं दूंगा तुम्हें। ना तो अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत को आसमाने दूंगा और ना ही सबर करूंगा। मुस्तफा गुस्से से बोला था। हाँ हाँ, मोहब्बत है, वो भी यही कहते कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। देखो कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, एक लहंगा नहीं लाके दे सकते। दुआ ने गोया इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। दुआ तुम इस तरह से नहीं कह सकती। वो मुस्तफा को जिद कर रही थी। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, देख ली आपकी मोहब्बत, बड़े आए थानेदार, एक लहंगा तो लाकर नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? पहले दुआ इसकी मोहब्बत का मजाक बना रही थी, अब इसके काम का भी मजाक बना रही थी। मुस्तफा वहीं रुका और वापस जाने लगा। यकीनन वो इसका लहंगा लेकर इसके मुंह पर मारने वाला था। दुआ का लहंगा दो, इसने डायरेक्ट तारक भट्टी को मुखातिब किया था। लहंगा इसी कमरे में है जहां इस लड़की को रखा हुआ था। एक आदमी बोला, ठीक है जाओ उठा लाओ। तारक भट्टी ने हुक्म दिया। यकीनन वो भी दुआ से तंग आ चुका था। आदमी वो जाने लगा। रुके नहीं, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे लहंगे को कोई गैर मर्द हाथ लगाए।
रुके नहीं, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे लहंगे को कोई गैर मर्द हाथ लगाए। दुआ ने सर पे उल्टा हाथ रखकर दुहाई दी। दुआ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुस्तफ़ा ने दांत पीसते हुए कहा था। जी नहीं, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी किसी भी चीज़ को मेरे शौहर के अलावा कोई भी छुए। शायद नहीं, यकीनन दुआ एक्टिंग कर रही थी। दुआ ये सब कुछ तुम्हारे क्लास फेलो नहीं बैठे थे, तुम्हारी इसे एक्टिंग की दाद देंगे। मुस्तफ़ा ने इसे दी में लेकिन सख्त लहजे में बताना चाहा था। मैंने कहा ना मेरा लहंगा लाकर दे, तारक अंकल इन्हें भेजिए। दुआ ने तारक को ऑर्डर दिया। तारक इस आफत से जान छुड़ाना चाहता था। ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं, तुम इस कमरे में जा सकते हो। तारक ने इसे ऐसे वार्न किया जैसे इस कमरे में कुछ था। मुस्तफ़ा ने पलटकर दीवार को देखा जिसके चेहरे पर शरारत थी लेकिन आंखों में गहरी संजीदगी थी। वो कुछ समझते हुए इस कमरे में जाने लगा। सुनो इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा, हैदर सिर्फ लड़की का सामान उठाओ और वापस आ जाओ। हमारे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तारक भट्टी ने इसे वार्न किया लेकिन अब तो मुस्तफ़ा का दिलचस्पी बढ़ चुका था। वो गर्दन हिलाता हुआ उसके कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि इस कमरे में 15 से 20 जवान लड़कियां थी जो बिल्कुल खामोशी से सहमी हुई कोने में बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा समझ चुका था कि दुबा इस कमरे में क्यों बेचना चाहती थी। वो यकीनन इसे इन सब लड़कियों के बारे में बताना चाहती थी जिन्हें रात धमकाकर यहाँ पर बिठाया गया था, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, क्योंकि दुबा को बचाने के चक्कर में इसने पुलिस वालों को भी शामिल न किया था। इस वक्त इसे दुबा की जान प्यारी थी। वो बेवकूफ़ लड़की जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब वो समझ चुका था कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि वो इसे समझ रहा था। यकीनन वो इन सब लड़कियों की जान और इज्जत बचाना चाहती थी। आप मुस्तफ़ा है ना? इनमें से एक लड़की इसके करीब आई और बोली। हाँ मैं मुस्तफ़ा हूँ, मुस्तफ़ा ने हामी भरते हुए कहा था। दुआ के शौहर इसने लड़की ने यकीन दहाने के लिए फिर पूछा था। हाँ जी हाँ, मैं मुस्तफ़ा, बस इतना ही कह पाया था। दुआ ने कहा था कि आप हमें बचाने जरूर आएंगे। इसने कहा था कि आप हमें बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। आप हमें बचाने के लिए आए हैं ना? लड़कियां उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। ये एक से बढ़कर एक हंसी लड़की थी। यकीनन इनसे भी वही काम करवाया जाना चाह यकीनन इनसे भी वही काम करवाया जाने वाला था जो तारक भट्टी का पेशा था। वो लहंगे का बैग लेकर कमरे से बाहर आ गया। दुआ उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। यकीनन वो लड़कियों के बारे में जान चुका था। ठीक है तारक भट्टी, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो दुआ का हाथ थाम कर चलने लगा था। आपने देखा ना, वहाँ 19 लड़कियां हैं। तारक अंकल इनको दुबई एक स्मगलर कर रहे हैं। वो दबी दबी आवाज में मुस्तफ़ा के साथ चलने लगी, उसे बताने लगी थी, जबकि तारक अंकल कहने पर मुस्तफ़ा ने से घूरा था। सब बेचारी बहुत डरी हुई थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि इनको बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आओगे। दुआ ने जोर से इसका हाथ अपने हाथ में लिया था। आप इन सबको बचा लोगे ना? मैंने इन सबसे वादा किया कि मैंने इन सबसे वादा किया है कि आप इन सबको यहाँ से निकालोगे, और फिर मैंने इन सबको अपनी शादी पर इनवाइट भी कर लिया है। वो सब मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। दुआ कब से इसके साथ चली जा रही थी और बोले जा रही थी, यहाँ तक कि वो गाड़ी के बिल्कुल करीब आ पहुंचे थे। आपने सुना ना, वो मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। दुआ ने फिर बताया, जबकि मुस्तफ़ा के चेहरे पर कोई तासर ना आया था। इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा हैदर, अगर वो मेरी शादी में ना आई तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। दुआ ने अपनी बातों का कोई असर ना पाकर गुस्से से बड़ी धमकी दी थी। तुम्हारे हर मसले का यही हल नजर आता है कि शादी नहीं करूंगी। मुस्तफ़ा चिढ़कर बोला था। हाँ, क्योंकि मैं एक डरपोक इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। दुआ ने खुला चैलेंज किया था। डरपोक किसे कहा तुमने? मुस्तफ़ा को गुस्सा आया था। अब भी बताने की जरूरत है, दुआ को इसके गुस्से का कोई असर ना हुआ था। अब भी बताने की जरूरत है, दुआ को इसके गुस्से का कोई असर ना हुआ था। मुस्तफ़ा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अगर आपको आंच भी आई तो मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। दुआ कुछ ज्यादा ही जज्बात में बह रही थी। मुस्तफ़ा, हम दोनों मिलकर इन्हें बचाएंगे। चले वापस चलते हैं। दुआ, वापस जाऊंगा लेकिन तुम नहीं, सिर्फ मैं। तुम अभी और इसी वक्त घर जाओगी, और जहां तक लड़कियों का सवाल है तो मैं इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बचा लूंगा इन्हें। मुस्तफ़ा ने इसे समझाना चाहा क्योंकि वो इसे यहाँ से निकालना चाहता था। बिल्कुल भी नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगी। दुआ ने फैसला सुनाया। नहीं दुआ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो पुलिस स्टेशन जाकर बताओ कि कैसे कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ और इन्हें ये बताऊँ कि आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? दुआ ने इसकी बात को समझते हुए कहा था। हाँ, यही चाहता हूँ, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। मुस्तफ़ा जल्दी से दुआ को यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन आप फोन करके भी तो बता सकते हैं और इनको यहाँ बुला सकते हैं। दुआ ने अपने दिमाग को काम पर लगाया। नहीं दुआ, ऐसा नहीं कर सकता। इन लोगों के सामने मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। इनको पता चल जाएगा कि हम इनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया, ये लोग पीछे से गायब हो जाएंगे। हाँ ये भी है, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? दुआ ने अपना मसला पेश किया। गाड़ी से और कैसे? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? मुस्तफ़ा ने पूछा। 50%। दुआ ने फौरन जवाब दिया। वह क्या है ना, मुझे गाड़ी चलानी आती है लेकिन पापा चलाने नहीं देते, इसलिए मैं ठीक से नहीं कह सकती कि मैं चला पाऊंगी। लेकिन आप फिक्र न करें, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इन लोगों को यहाँ लेकर आऊंगी। आप बस इन लड़की को बचाएं। दुआ ने फैसला सुनाया था। लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो कैसे चलाओगे? मुस्तफ़ा ने पूछा। मैं ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, मैंने कहा मुझे 50% गाड़ी चलानी आती है, और वैसे भी आप मुझे जानते नहीं हैं, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले आप मुझे वादा करें कि आप अकेले तारक अंकल को कुछ नहीं क्या आप अकेले तारक अंकल को नहीं मारेंगे? मैं वापस आऊंगी तो हम दोनों मिलकर मारेंगे। दुआ की अजीब व गरीब शायद पर मुस्तफ़ा को हंसी आ रही थी। लेकिन तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? वो तुम्हारे अंकल है ना? मुस्तफ़ा ने हंसी दबाकर पूछा था। वो अंदर मेरी सहेली है ना रिदा। तारक अंकल ने इसे थप्पड़ मारा और मैंने इनसे बदला लेना है। दुआ ने वजह बताई। ठीक है, मुझे मंजूर है। दुआ जानता था कि वली दुआ को अपने साथ वापस नहीं लाएगा। दुआ ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि मुस्तफ़ा इसकी हैरत की दुआ मांगने लगा था। कि मुस्तफ़ा के लिए इन लोगों को मारना मुश्किल न था, लेकिन वो फिर भी दुआ की जिंदगी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि दुआ इसकी कमजोरी है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दुआ को यहाँ से भेजकर वो बेफिक्र हो चुका था। इसका मकसद इन लड़कियों को यहाँ से बचाना था, क्योंकि इन लड़कियों को दुआ की शादी में भी आना था,
वरना दुआ इससे शादी नहीं करने वाली थी। इसकी बात सोचकर वो मुस्कुराया, वापस अड्डे की तरफ चल दिया था। दुआ जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहती थी। इसने जानबूझकर वो वाला रास्ता लिया जिसमें लोग कम थे, ताकि इसकी ड्राइविंग से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच आई थी। आज इसे यकीन हो चुका था कि इसे 50% नहीं बल्कि 100% ड्राइविंग आती है। वो तो बस बाबा थे जो इसे गाड़ी चलाने नहीं देते थे। वो अपनी ड्राइविंग को शाबाशी देकर अंदर पुलिस स्टेशन चली गई। सामने कुर्सी पर वली बैठा था, जो इनकी शादी में आया था और काम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। वली से देखकर खड़ा हो गया। वो इसे पहचान चुका था। अरे भाभी, आप यहाँ? सब हैरियत तो है ना? वली ने फौरन पूछा। सब हैरियत है, आप जल्दी से पुलिस वालों को ले और मेरे साथ चलें। इसने फौरन वली को ऑर्डर दिया था। लेकिन भाभी जाना कहाँ, ये भी तो बताएं। वली ने पूछा था। वो तारक अंकल है ना, मेरा मतलब है तारक भट्टी अंकल, वो अड्डे पर है और मुस्तफा आप सबको बुला रहे हैं। वो बेचारे सबके सामने फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते थे आपको, वरना इन लोगों को शक हो जाता कि यहाँ, और वो खुद यहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर वो यहाँ आ जाते वो लोग पीछे मेरी सहेलियों को लेकर कहीं गायब हो जाते, इसलिए मुझे भेजा है। दुआ ने फौरन सारी तफसील बताई थी, जबकि वली ने इसकी तफसील पर गौर करने के बजाय फौरन पुलिस वालों को ऑर्डर दिया था और बाहर निकल गए। अकेले कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफा ने कहा था कि तुम भी वापस आना। इसे पता था कि पुलिस वाले इसे अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले थे। इसने छोटा सा झूठ बोल दिया। लेकिन आपको साथ आने के लिए क्यों कहा? वली ने हैरत से पूछा था। क्योंकि वो देखे बगैर नहीं रह सकते मुझे। आपको कोई मसला है? दुआ ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, जबकि वली शर्मिंदा होकर नफी में गर्दन हिलाने लगा था। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, मुस्तफा अपना काम कर चुका था। तारक भट्टी नीचे जमीन पर पड़ा था। यकीनन मुस्तफा इसकी दुर्गत बना चुका था। ये चीटिंग है। दुआ नाखुश होने के बजाय इस पर इल्जाम लगा दिया था। मुस्तफा इसे देखकर मुस्कुराया, जबकि वली और बाकी पुलिस वाले अड्डे की छानबीन करने लगे थे। क्या चीटिंग है? मुस्तफा ने हैरान होकर पूछा था। आपने कहा था जब मैं वापस आऊंगी आप और मैं मिलकर तारक अंकल को मारेंगे। अकेले ही आपने मारा। आप बहुत बड़े चीटर हैं। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। दुआ नाराज होकर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई थी। क्या हुआ? आप क्यों रूठ गई तुझसे? वली ने करीब आकर पूछा था। दुआ नाराज होकर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई थी। क्या हुआ? अब क्यों रूठ गई तुझसे? वली ने करीब आकर पूछा। ये छोड़, ये बता के इसे अपने साथ क्यों लाया है? मुस्तफा ने गुस्से से पूछा। क्योंकि तू इसे देखे बगैर नहीं रह सकता। इसी के अंदाज में बोला था। क्या? ये किसने कहा तुझे? मुस्तफा ने हैरत से पूछा था। वैसे तो मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन आज भाभी ने बताया है। वली ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। यार बड़ी तोप चीज है ये, मुस्तफा ने सर खुजाते हुए कहा। दुआ यार बात तो सुन लो। तारक मुझ पर हमला कर रहा था। इसे नहीं मारता तो मैं मर जाता। वो न जाने कितने बहाने बनाकर दुआ को मनाने की कोशिश कर रहा था। आप जो भी करना चाहते हैं करिए। किसी को मारते हैं, किसी को छोड़ दे, मेरा कोई मतलब नहीं। बस अब मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप चीटर हैं। मैं किसी चीटर से शादी नहीं कर सकती। दुआ का हर बात में एक ही जवाब था, जिससे मुस्तफा तंग आ चुका था। सारी लड़की को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर इसके माँ बाप को खबर दे दी गई थी। कुछ ने पहचान लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने पहचाने से इनकार कर दिया था। शायद इन लोगों को अपनी इज्जत का डर था। इन लड़कियों की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि इन्हें अब जिंदगी बस सजा भुगतनी होगी। मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे। चलो दुआ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मुस्तफा ने दुआ से कहा था। मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ। ये बात दुआ को खुद भी आज ही पता चली थी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम मुझे छोड़ दो। मुस्तफा ने मुस्कुराकर कहा, जब वली इनके पास आकर रुका था। वली भाई, आपको लिफ्ट चाहिए? मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, आपको छोड़ दूंगी। मुस्तफा को छोड़कर इसने वली को ऑफर की थी। हाँ क्यों नहीं छोड़ दें, मैं वैसे भी मुस्तफा से लिफ्ट लेने वाला था। तो फिर चलें, दुआ कहकर आगे बढ़ गई थी, जबकि वली के साथ मुस्तफा भी आकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था। तो फिर अब तुम दोनों की शादी कब होगी? वली ने पूछा था। वो तो चाचू और बाबा बताएंगे। मुस्तफा ने कहा। नहीं होगी। दुआ ने मुस्तफा को देखकर कहा। क्यों नहीं होगी? वली ने पूछा। क्योंकि मैं चीटर से शादी नहीं करनी। मुस्तफा सर पकड़ कर बैठ गया था। हाँ, मुस्तफा ने चीटिंग क्यों की है तुम्हारे साथ? इसे इस तरह से तारक को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। वली ने मुस्तफा को सुनाया, क्योंकि मुस्तफा इसे बता चुका था कि दुआ इससे क्यों नाराज है। दुआ के देकर गाड़ी चलाओ, तुम इतनी भी अच्छी ड्राइवर नहीं हो। दुआ एक्साइटेड होकर पीछे वली की तरफ देख रही थी, जो इसका साथ दे रहा था। जब मुस्तफा ने इससे कहा था, तारीफ तो किसी चीज में कर नहीं सकते, नुक्स तो मत निकाला करो। दुआ कहाँ चुप बैठने वाली थी। प्यारी बहना, तुम शादी न करने के बजाय बदला भी तो ले सकती हो। वली ने इसे खुल्लम खुल्ला मशवरा दिया, जिस पर मुस्तफा ने इसे घूरा। अरे घूर क्या रहा है? तूने इतना जुल्म किया है मेरी बहन के साथ, बदला लेना चाहिए। वली ने इसकी घूरी की परवाह न करते हुए कहा था। सुबह तक ये तेरी भाभी नहीं थी? मुस्तफा ने पूछा। ये लो, बस चल गए, जल कुकड़े कहीं के। आप देखना मैं आपसे शादी करके कैसे आपसे बदले लेती हूँ। मेरे रिश्तेदार तक बर्दाश्त नहीं होते आपसे। दुआ ने फौरन बात अपनी तरफ खींची थी, जबकि मुस्तफा ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ वली बड़े मजे से सीट के साथ एक लगाकर इसे आंख मार रहा था। बाबा को कुछ देर पहले घर वापस लाया गया था, वो भी आराम कर रहे थे जब ये लोग घर पहुंचे। फिर वही हुआ, घर पहुंचते ही दुआ ने सबसे पहले तायाबू से कहा कि इसको जल्दी से जल्दी शादी करनी है, क्योंकि अब इसकी 19 सहेलियां और हैं जो शादी पे आने वाली हैं। और तो और इन्हें अपनी बहादुरी के न जाने कौन कौन से किस्से भी सुना डाले। और बाबा तो ये सब कुछ ऐसे सुन रहे थे जैसे पहली और आखिरी बात सुन रहे हो। ना सिर्फ दिलचस्पी दिखा रहे थे, बल्कि इसको शाबाशी भी दे रहे थे। हाँ, इसकी शादी वाली बात पर बहुत खुश थे वो। न सिर्फ बाबा बल्कि चाचा चाची भी बहुत ज्यादा खुश थे। और मुस्तफा ये सोच रहा था कि आखिर वो बदला लेने के लिए क्या प्लान कर रही है। जो कुछ भी था, इसकी तो ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। घर में रुखसती की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बाकी सारी रस्में तो हो ही चुकी थी। बाबा और मामा ना जाने क्या क्या सोचते थे, वो अपनी सोच पर अफसोस कर रहे थे कि इन्हें अपनी बेटी पर यकीन नहीं था। जिस तरह से दुआ शादी से इनकार कर रही थी, बाबा और मामा के जहन में सबसे पहले यही ख्याल आया था कि अगर वो शादी से इनकार ना करती तो शायद वो भी ये सब कुछ कभी ना सोचते। जो कुछ भी था, अब इनकी दुआ वापस आ चुकी थी और शादी के लिए भी राजी थी। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफा
जबकि दूसरी तरफ दुआ मुस्तफ़ा से बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। आज दुआ रुखसत होकर मुस्तफ़ा के घर आ चुकी थी। मुस्तफ़ा इसे रुखसत करवा के अपने फ्लैट में लाया था। तायाबू भी साथ आए थे। दुआ कमरे में बैठी थी जब आहिस्ता से दरवाजा खुला और इसने कदम अंदर रखे तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुआ सामने बेड पर बैठकर क्राउन के साथ एक लगाई आंखों पे मुस्तफ़ा का स्टाइलिश काला चश्मा पहने हुए बड़े मजे से एक हाथ में पिज़्ज़ा जबकि दूसरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। जबकि फूलों से सजे खूबसूरत बेड का सत्यानाश हो चुका था। दुआ ये क्या कर रही हो तुम? मुस्तफ़ा को इसे अच्छी उम्मीद तो नहीं थी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। प्लीज़ आप 10 मिनट बाद आएँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। दुआ साथ साथ खा रही थी और साथ साथ इसे बता भी रही थी मुझे खाना भी नहीं है। मुस्तफ़ा ने चिढ़कर कहा, ओ ग्रेट, यानी कि मैं सारा अकेले खाऊंगी। आप थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठ जाएं। आप ऐसे मेरे सामने बैठेंगे तो मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगी। वो कब से खू रहा था, इसलिए दुआ ने इसे देखकर कहा था, दुआ ये तुम्हारा बदला है? मुस्तफ़ा ने पूछा क्योंकि दुआ ने शादी के बदले की बात की थी। बदला? वो भी इतना सस्ता? 800 का बदला तो मैं हरगिज़ नहीं लूंगी। दुआ ने पैसे की कीमत बताते हुए कहा था, जबकि इसकी बात पर मुस्तफ़ा सर पकड़ कर बैठ गया था। वो उठकर सोफे पर आ गया तो वो सुकून से खाने लगी। मुस्तफ़ा से खाते हुए देखने लगा था। थोड़ी देर के बाद उठकर अपना लहंगा संभालते हुए वो डस्टबिन के पास गई और खाली डब्बा इसमें फेंक दिया। वापस आकर इसके सामने खड़ी हो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? दुआ के पूछने पर मुस्तफ़ा ने इसे हैरत से देखा। फिर लगा शायद दुआ का दिमाग ठीक हो गया है। बहुत 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 खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। मुस्तफ़ा ने दिल से तारीफ की थी। हाँ पता है मुझे, दुआ ने अदा से कहा और बेड पर बैठ गई। मुस्तफ़ा भी इसके पास आकर बैठा था। मुझे हमारे निकाह के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपकी डायरी पढ़कर मुझे पता चला कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं और ये शादी किसी बदले के लिए नहीं कर रहे थे। आई एम सॉरी, किसी की डायरी बनाई इजाजत पढ़ना गलत बात है, लेकिन आपके कमरे में डायरी देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे वो डायरी हमारी शादी वाले दिन से एक दिन पहले मिली थी। किसी को नजर ना आए इसलिए मैंने लहंगे वाले बैग में छुपा दी थी। मैंने तारक अंकल के सामने भी लहंगे की जिद इसलिए क्योंकि मैं वो डायरी साया नहीं करना चाहती थी। जब से मैंने आपकी डायरी पढ़ी आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। दुआ ने नसें झुकाकर इजहार किया तो मुस्तफ़ा के लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। मैंने आपकी डायरी आपकी इजाजत के बगैर पढ़ी, इसके लिए आई एम सॉरी। दुआ ने इसे देखते हुए कहा था, इट्स ओके दुआ, चलो किस चीज़ की वजह से तो मेरे जज्बात तुम तक पहुंचे। तुम जानती हो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म ना हो जाए, लेकिन बाबा के बार बार कहने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ आने का मकसद सिर्फ तारक भट्टी था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपना मकसद भूल गया। मुझे सिर्फ बात का डर था। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें पहले दिन से इग्नोर करना चाहता था ताकि तुम्हें खुद पर सवाल करके मैं अपने मकसद से ना हटूं, लेकिन तुमने तो पहली ही रात मुझे बेचैन कर दिया। जब तुम मेरे लिए केक लेकर आई तो मैं तारिक भट्टी का केस चेक कर रहा था। तुम पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहता था, बस इसलिए तुम्हारी इंसल्ट कर दी। फिर भी तुम ना मानी चाय लेकर आके तो मुझे और गुस्सा आया और तुम पर निकाल दिया। मुझे यकीन था अगर तुम खुद मुझसे दूर रहोगी तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम रोते देखकर मैं बेचैन हो गया। मैं तुम्हें मनाना चाहता था, इसलिए अगले दिन छुट्टी कर ली, लेकिन तुम अपनी सहेली के घर चली गई। तुम्हारी सहेली की शादी पर इन लोगों के बीच में देखा, मेरा दिमाग घूम गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया। इसके बाद तुम मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मेरा दिल तुम्हारे और करीब आने को करने लगा था। तुमसे मोहब्बत तो मुझे बचपन से थी। तुम खुद को कैसे रोक पाता शादी की जिद करने से? पीछे जो भी हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ दुआ, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मुस्तफ़ा ने अपनी जज्बात का खुलकर इजहार किया था। थैंक यू, दुआ ने कहा। थैंक यू, मुस्तफ़ा ने हैरत से देखा था। हाँ तो आज की रात में बंदा थोड़ा सा शर्मा ही लेता है दुआ। मुस्तफ़ा ने मोहब्बत से मुस्कुराकर दुआ को कहा था कि इसे बुरा ना लग जाए और आज की रात यही पर बर्बाद ना हो जाए। ओ आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई। डोंट वरी, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके आई हूँ। अभी आपको शर्मा के दिखाती हूँ। दुआ ने हाथ थोड़ी के नीचे रखा और दूसरे हाथ से अपना रूसी दुपट्टा लहराने लगी, जबकि आंखें मसलसल टिमटिमा रही थी और होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी, जबकि मुस्तफ़ा के चेहरे पर हैरानगी के साथ साथ हंसी भी आ गई थी। दुआ ये क्या है? मुस्तफ़ा ने हंसी दबाई। शर्मा रही हूँ, दुआ ने बताया। छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा ने इसका हाथ थामा और खूबसूरती अंगूठी इसकी उंगली में पहनाते हुए कहा, नहीं इससे आगे नहीं। दुआ ने अंगूठी पहनकर हाथ खींच लिया। क्या मतलब? मुस्तफ़ा ने पूछा था। मतलब आप यहाँ से उठकर वहाँ सोफे पर जाएंगे और सो जाएंगे। दुआ ने अदा से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वहाँ क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। मुस्तफ़ा ने हैरत से कहा, हाँ लेकिन वो क्या है ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन ये शादी तो मैंने सिर्फ बदले के लिए ही की है, तो मुझे वो तो लेना ही होगा। दुआ ने मजे लेते हुए कहा था, जबकि मुस्तफ़ा सर पकड़कर बैठ गया था। दुआ तुमने ये बदला कल से स्टार्ट करना। मुस्तफ़ा ने आइडिया दिया। आप शरावत से यहाँ से उठो और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बदला कल भी कंटिन्यू रहेगा। दुआ ने जल्दी पर तेल छिड़का। आप उठ रहे हैं या मैं तैयाबू को बुलाऊं? दुआ ने धमकी दी। मुस्तफ़ा शराफत से उठकर सोफे पर आ गया क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था। दुआ चेंज करके वापस आकर लेट गई। दुआ तुम ऐसी तो नहीं लगती थी। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, आप ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ आ जाएं। दुआ ने उठकर बैठते हुए कहा तो मुस्तफ़ा फौरन दुआ के पास आया था। आप यहाँ बेड पर सो जाए, बदला अपनी जगह, लेकिन मैनर्स भी तो कोई चीज़ होते हैं ना। आप यहाँ सो जाए, मैं वहाँ सो जाती हूँ। दुआ बेड से उठकर सोफे पर आ गई थी, जबकि मुस्तफ़ा का दिल चाहा कि इसका सर फाड़ दे।
अभी मुस्तफ़ा को लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि इसके गर्दन और सीने पर खारिश शुरू हो चुकी थी। इस खारिश ने इसे बेचैन कर दिया तो वो उठकर बैठ गया। बैठकर कभी सर खुजाता, कभी बाजू, कभी सीना, जबकि दुआ हंस-हंस कर पागल हो रही थी। क्या मसला है दुआ, क्यों हंस रही हो? पहले ही इसके अरमानों का खून कर चुकी थी, अब इस पर हंस रही थी। आपको क्या लगता है मैं इतनी अच्छी हूँ? बेड आपको देकर मैं खुद सोफे पे सोऊंगी? दुआ ने बैठते हुए इससे पूछा था। दुआ ने बैठते हुए इससे पूछा तो मुस्तफ़ा बात की तह तक पहुंचा। इसे कुछ कहे बगैर वॉशरूम चला गया। नहाकर वापस आया। दुआ अभी भी सोफे पर बैठी हंस रही थी। इसे घूरते हुए वो बेड पर बैठ गई। इसे घूरते हुए वो बेड पर बैठने ही वाला था कि दुआ फिर से बोली, मैंने इचिंग पाउडर बेड पर डाला है, अगर दोबारा नहीं नहाना चाहते तो बेड पर बैठने से ग्रेस करें। दुआ ने ऐलान किया था। तो फिर मैं कहाँ सोऊं? मुस्तफ़ा ने गुस्से से पूछा। बाहर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से तैयाबू को पता चल जाएगा कि इनकी बहू अपने दुश्मन से जम्मू की दुश्मनी का बदला ले बाहर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से तैयाबू को पता चल जाएगा कि इनकी बहू अपने दुश्मन से जन्मू की दुश्मनी का बदला ले रही है। दुआ ने मजे लेते हुए कहा था, अगर आप सोना चाहते हैं तो यहीं जमीन पर सो जाएं। दुआ फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मैं फर्श पे सोऊं, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में फर्श पर सोऊं। मुस्तफ़ा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराया था। बैड मैनर्स लड़की, तुम आराम से सोफे पर सोओगे और मैं तुम्हारा शोहर बेड पर सोएगा और तुम्हारा शोहर जमीन पर सोएगा। कितनी गलत बात है ये। तो आप क्या चाहते हैं, मैं जमीन पर सोऊं और आप सोफे पर सोएंगे? दुआ ने पूछा। तो नहीं, मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत जगह बना लूंगा। इसकी बात का मतलब समझकर दुआ कमरे से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुस्तफ़ा ने सोफे पर ही इसे पकड़ लिया था। वो क्या है ना डार्लिंग, हम दोनों ही मजबूर हैं। इस मजबूरी में हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, आखिर जिंदगी भर का साथ है। वो कहते कहते इस पर झुका था। दुआ भी बिना कोई मजामत किए मुस्कुरा दी। अब तक वो सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि इसे मुस्तफ़ा के जज्बात का पता चल चुका था। इसने अपने दिल में मुस्तफ़ा के लिए जगह बना ली थी। मुस्तफ़ा को इसकी मंजिल मिल गई थी, लेकिन सफर तो अब शुरू हुआ था, जिसका मुस्तफ़ा सारी जिंदगी मुसाफिर बनकर रहना चाहता था। दुआ क्या कर रही हो? मुस्तफ़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। अगर वो दोनों इस वक्त घर पर होते तो मुस्तफ़ा इसका दिमाग ठिकाने लगा देता। क्या कर रही हूँ मैं? इस आदमी को फोटो बनाना आता ही नहीं है, बस कैमरा पकड़ कर खड़ा हो गया है। आज इसका वलीमा था। इस वक्त हाल में इसकी पुलिस फोर्स के बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ शरीक थे और मुस्तफ़ा को इसकी बचकाना हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो प्रोफेशनल है। मुस्तफ़ा का सब्र अब जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। ऐसे होते हैं प्रोफेशनल लोग। मुस्तफ़ा, ये आदमी मेरे वलीमे का एल्बम का बेड़ा कर रहा है और आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा भी मुस्तफ़ा से आंखें दिखा ही रहा था जब पीछे से इसके दोस्त ने सलाम किया था। वो बातों में मसरूफ हो गया तो दुआ मौका देकर वहां से निकल गई थी। भाभी से मिलवाओ, दोस्त ने कहा। तो मुस्तफ़ा को भी ख्याल आया कि इस वक्त वो अपने वलीमे की तकरीब में है, लेकिन दुआ न जाने कहाँ चली गई थी। वो तो वैसे भी मुस्तफ़ा के हाथों में कब से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नजरें घुमाने पर वो इसे मेहमानों के साथ खड़ी नजर आई, जो एक लड़की के साथ मिलकर इसके बच्चे संभालने में हरकान की परवाह किए बगैर कि वो इस वक्त दुल्हन के रूप में थी। दुआ अभी कार में परेशान हो रही है, ये अभी चुप हो जाएगा। वो दुल्हन बने बच्चे को उठाई, इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जैसे इसका अपना बेटा हो। मैं समझ सकती हूँ, दो बच्चों को एक साथ संभालना कितना मुश्किल होता है। दुआ ने बच्चे को संभालते हुए इसका साथ दिया। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए मेहमानों को सलाम किया और दुआ से पूछा, आप बहुत लकी हैं मुस्तफ़ा भाई, दुआ जैसी शादी पाकर बोल सिर्फ अच्छी लड़की ही नहीं बल्कि फ्यूचर में बहुत अच्छी माँ भी साबित होगी। लड़की ने मुस्कुराकर दुआ की तारीफ की थी, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। दुआ, चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। इन दोनों से मदद करके वो इसका साथ दुआ, चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। इन दोनों से माजत करके वो इसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? मुस्तफ़ा धीमी आवाज में घुराया। आपको अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, आप चाहते हैं मैं इतनी देर की जगह एक ही पोजीशन में टिक कर बैठी रहूं? दुआ, तुम आज की दुल्हन हो, सिर्फ आज आराम से बैठ जाओ, कल से तुम आजाद हो, जो चाहे वो करना। मुस्तफ़ा ने समझाना चाहा। अभी वो उसे समझा ही रहा था कि मुस्तफ़ा के सीनियर आके इसके पास रुके, जिस पर दुआ का मूड और ऑफ हो गया था। आप फिर से मुस्तफ़ा की तारीफों के लंबे लंबे पैराग्राफ स्टार्ट होने वाले थे, जिससे दुआ पहले ही बेजार हो चुकी थी। शादी बहुत बहुत मुबारक हो इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा। इससे हाथ मिलाते हुए वो रस्मी अंदाज में बोली। दुआ ने अपने कानों को मुस्तफ़ा नामा सुनने के लिए तैयार कर लिया था। मिसेस मुस्तफ़ा, आज हर कोई आपके हस्बैंड की तारीफ कर रहा है। बेशक वो इस काबिल है, लेकिन इनके लास्ट केस में आपने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया। बेशक आप बहुत बहादुर हैं। अगर आप वक्त पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खबर ना पहुंचा दी तो यकीनन ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तारक भट्टी और यासर खान इस वक्त जेल में हैं। इसमें आपका भी बहुत अहम हाथ है। वो जो कोई भी था, इसको जानने में दुआ को कोई इंटरेस्ट ना था। वो तो बस अपनी तारीफों खुल उठी थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपके अफसर मेरा इंतजार करते तो मैं तारक अंकल को उल्टा लटका देती। दुआ अपनी तारीफों चहकते हुए बोली, जाके मुस्तफ़ा ने सख्ती से इसका हाथ पकड़कर बोलने से रोका था। थैंक यू सो मच सर, मुस्तफ़ा ने मुदबाना अंदाज में कहा। इसके जाने के बाद दुआ को घूरने लगा था। तुम क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मुस्तफ़ा ने घूर कर कहा, जिस पर दुआ मुंह बना गया था।
जिस पर दुआ का मुंह बन गया था। आपने मुझे डांटा, मैं अभी तायाबू को बताती हूँ। दुआ ने रोती शक्ल बनाकर कहा था। पीच कलर के फ्राक में चेहरे के सभी नकुश को खूबसूरती से सजाया गया था। आज तो वो मुस्तफ़ा के दिल में उतर रही थी। इस वक्त कम से कम वो उसके रूठने का रिस्क नहीं ले सकता था, लेकिन दुआ की हरकतें, मैं डांट नहीं रहा, बस ये कह रहा हूँ अपनी हरकतों को कंट्रोल करो। पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं और इनकी वजह से मीडिया वाले भी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी हरकत से इन्हें मसला हो, तुम्हारी किसी भी उल्टी सीधी हरकत से इन्हें मसाला मिले, तो प्लीज तुम खुद पर कंट्रोल करो। मुस्तफा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर कहा था। ठीक है, आज की रात आप सोफे पर सोएंगे। दुआ ने ऐसे शर्माते हुए कहा जैसे मुस्तफा ने कोई रोमांटिक बात की हो। इसकी तरफ मुतवज्जो लोग दबी दबी हंसी हंसने लगे, जिस पर दुआ मजीद शर्माई और मुस्तफा से देकर रह गया था। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन खत्म हुआ था। दुआ ना घर आते ही ज्वेलरी और कपड़े उतारने का तकल्लुफ किए बगैर सो गई। आंख तब खुली जब अपने चेहरे पर किसी के लबों का लम्स महसूस हुआ। जरा सी आंख खोलकर देखा तो मुस्तफा इसके चेहरे पर झुका अपने लबों से इसके चेहरे पर मैं सब्त कर रहा था। वो जरा सा मुस्कुराई थी, फिर अचानक से कुछ याद आया। धक्का देकर मुस्तफा को खुद से दूर कर दिया। क्या मसला है आपके साथ? सारा दिन तो मुझे डांटते हुए गुजार दिया, अब आए बड़े प्यार करने वाले, दूर हटे मुझसे और जाकर सोए सोफे पर। दुआ ने मुंह बसूल कर कहा था। दुआ, यार तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि मुझे डांटना पड़ता है। मुस्तफा ने एक बार फिर खींचकर इसे अपने करीब कर लिया था और इसकी सराहीदार गर्दन से नेकलेस उतारकर इस पर झुकने लगा। जब दुआ ने एक और धक्का मारकर इसे खुद से दूर किया था। हाँ, तो अब भी मेरी हरकतें वैसी ही हैं। अब क्यों प्यार आ रहा है मुझे? अब भी डांटे ना, दुआ ने गुस्से से कहा, जिस पर मुस्तफा मुस्कुराया था। अब डांटने का वक्त नहीं है बीवी, अब तो बस प्यार करने का वक्त है। वो इसके लबों पर झुककर शौक जुसारत कर गया। दुआ इसकी हरकत से सिमट सी गई थी। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे कभी भी नहीं डांटेंगे और ना ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर मुझे डराएंगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको रोज सोफे पर सोना होगा। दुआ ने शर्त रखते हुए कहा, जिसे मुस्तफा ने फौरन कबूल कर लिया था। हाँ ठीक है, कभी नहीं डांटूंगा। अब तो पास आओ। एक झटके से खींचकर अपने करीब किया और उठाकर बेड पर ले आया। और कभी हुक्म भी नहीं चलाएंगे। दुआ को कुछ और याद आ गया था। हाँ यार, कभी नहीं चलाऊंगा, आप चुप। मुस्तफा ने इसके लबों को अपने होठों में कैद किया था। वो अपने आप को सैराब करने लगा था। आज सारा दिन से दुल्हन के रूप में देखकर इसने कैसे गुजारा था ये वही जानता था। इस वक्त अगर दुआ से ये कह दे कि अपनी नौकरी इस वक्त अगर दुआ से ये कह देती कि अपनी नौकरी से इस्तीफा दें तो शायद वो ये भी कर गुजरता। चांदनी से बड़ी इस खूबसूरत रात में वो दुआ के वजूद में खोसा गया था। सुबह मुस्तफा की आंख खुली तो दुआ कहीं भी नहीं थी। रात मुस्तफा ने दुआ को बताया था कि एक दावत पर जाना है, लेकिन अब दुआ ने एक और कारनामा अंजाम दे दिया था। पूछने पर पता चला कि दुआ सादिया के घर गई हुई है गेट टुगेदर पार्टी करने के लिए। फिर बस क्या था, दोपहर 1 बजे के करीब वापस आई और मुस्तफा अपने तमाम तर रात के वादे भूलकर इसे डांटने लगा। इसके बाद से दुआ ने से बात करना बंद कर दिया था। शाम को वो पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनकर इसके साथ दावत पर गई। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मुस्तफा का दिल एक बार फिर से इसके लिए मचलने लगा। लेकिन आज इसने सुबह से ही इसे हरी झंडी दिखा दी थी। दुआ को पता था कि इस पर पिंक कलर बहुत ज्यादा सूट करता है, इसलिए इसने जानबूझकर ये कलर पहना ताकि वो बहुत प्यारी लगे और फिर मुस्तफा को जी भर कर तंग करे। रात को वो घर वापस आए तो मुस्तफा ने एक बार फिर से इसे अपने करीब करना चाहा। जब दुआ ने इसे दिन के वाकये के बारे में बताया और कल रात के वादे भी याद दिलाए, मुस्तफा ने एक बार फिर से सॉरी बोला और वही सारे वादे दोबारा किए और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद दुआ को कान पकड़कर मनाया। पहले दुआ ने खूब नखरे दिखाए, फिर आखिरकार वो मान गई। लेकिन अगली सुबह दुआ ने एक और कारनामा कर दिया, जिस पर मुस्तफा का गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया और अब आज फिर वो रात को इससे मना रहा था। तो गाइस, ये था एक मुकम्मल छोटा सा खूबसूरत सा नावल। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल परसों या फिर किसी और दिन एक मुकम्मल नावल के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।